शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर खालिद महमूद है। आज मैं आपको सावी की गपशप में खुश आमदीद करता हूँ। आज सावी की जो गपशप का जो टॉपिक है, ये हमारा जो बहुत बड़ा एक एरिया है जो कपास की काश्त के लिए बहुत मौजूद भी है। और चूँकि कपास की काश्त जो गर्म मौसम पसंद करती है, जब वो थोड़ी सी अपनी पहले वाली स्टेज से चली जाती है, तो इस सिलसिले में आज हमारा जो सावी गपशप का जो मौजू है वो चोलिस्तान और बहावलपुर में जो है कपास की अफादियत और कामयाब काश्त और मौसमी तब्दीलियों के हवाले से फसल की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके ऊपर आज हमारी डिस्कशन होगी। तो हमारे साथ आज मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हम बहुत शुक्रिया उनका अदा करते हैं, डॉक्टर मलिक मोहम्मद यूसुफ साहब जो कि डायरेक्टर हैं पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आज़री। एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये बरानी इलाकों के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद की तरफ से। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब हैं और उनके साथ उनके कोलीग हैं डॉक्टर मुमताज़ हुसैन साहब जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर हैं आज़री में, इसी इंस्टीट्यूट के अंदर। उनका काफ़ी तजर्बा है कपास के हवाले से और स्पेशली जो हमारा चोलिस्तान और बहावलपुर के हवाले से। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ एक और मेहमान थे डॉक्टर अरशद बलोच साहब, वो शायद थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। आप सर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं और आज के मौजू के हवाले से आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें सर। जी डॉक्टर मोहम्मद मलिक यूसुफ साहब सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि ये जो कॉटन है ये है ही मतलब इन इलाकों के लिए जो गर्म मरतूब जहाँ पे आबो हवा है, जहाँ पे पेस्ट कम्प्लेक्स कम बनता है। तो चोलिस्तान के हवाले से मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि ये टोटल रकबा है 65 लाख एकड़ पे मजीद है चोलिस्तान का, और ये बड़ी फर्टाइल लैंड है और ये तकरीबन हाकड़ा का जो बेल्ट है उसके मतलब उसी के ही उसके रेडियस में ये फॉल करती है। बहावलपुर डिवीजन का पूरी का ये 2/3 एरिया है, बड़ा पोटेंशियल एरिया है, जिट सॉइल है। और यहाँ पे मतलब हिस्ट्री भी यही बताती है कि ये जो खित्ता था ये सरसब्ज़ शादाब था। अब इसमें एक ही बात, जिस सिंगल फैक्टर है कि वो जिसकी वजह से ये वैरान है, वो है पानी की इंतहाई किल्लत की वजह से। लेकिन पिछले कोई 8-10 सालों में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुख्तलिफ अलाटमेंट स्कीम की, इंडिजिनस लोगों को यहाँ रकबा अलाट किया और वो थ्रू आउट तीनों डिस्ट्रिक्ट में, ना सिर्फ कॉटन, बाकी भी जो एग्रीकल्चर है उसको इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे। और कॉटन भी ऑफ कोर्स क्योंकि पोटेंशियल क्रॉप है तो ये भी यहाँ पे लगाई गई। और इसके साथ साथ लाइफ स्टॉक का बहुत बड़ा शेयर है चोलिस्तान डेजर्ट में। ये लाइफ स्टॉक इज द मेन स्टे ऑफ द लाइवलीहुड ऑफ द चोलिस्तान पीपल। और लाइफ स्टॉक और उससे रिलेटेड जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो कॉटन के हवाले से मैं इतनी गुजारिश करूं कि ये पिछले कोई 8-10 सालों में इसका मोमेंटम बना है और इसका एरिया इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं आपको सॉरी आपको मैं यहीं पे रोकूंगा एक सेकंड। हम जो है डॉक्टर मुमताज़ साहब से पूछते हैं कि इस इलाके में जो कौन सा जो है जो काश्त करने का जो टाइम कब से शुरू हुआ था, और अभी हम आज मई की 12 तारीख हो गई है, तो इसकी काश्त हमें कब तक मुकम्मल करनी चाहिए? डॉक्टर मुमताज़ साहब। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। बात ये है कि ये जो बहावलपुर का इलाका है, इसके लिए अगर हम जायजा लें आज से कोई 2 अशरे पहले, तो उस वक़्त यही टाइम था 15 मई से 15 जून तक का आइडियल टाइम। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये टाइम श्रिंक होता, तो फिर जो है ना 30 मई तक आया। लेकिन इस वक्त जो बेस्ट टाइमिंग है अर्ली वैरायटीज के लिए वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की है।
और दूसरी फेज में जिधर कहीं अगर वीट लेट हो जाती है तो वहां आप 15 मई तक इस बिजाई को मुकम्मल कर लेना चाहिए। आइडियल टाइम तो यही है। जबकि 15 मई से जो 30 मई तक का अरसा है या 25 मई तक का, वो हम लेट स्विंग में इस अब के जो स्विंग टाइम का स्केड्यूल है उसको लेट स्विंग में शुमार करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये तो एक चीज पता चल गई कि जो ना वो 15 जून वाली अब नहीं, अब हमें पहले की तरफ आना है। ठीक है जी, पहले की तरफ आना जी है। तो बिल्कुल। अपन वो 30 मई तक मुकम्मल करनी है या ये 15 मई तक मुकम्मल करनी है काश्त? नहीं, ये 30 मई तक मुकम्मल की जा सकती है। अच्छा उसके जी। बाद फिर इस एरिया में दूसरी क्रॉप्स आ जाएंगी, इस तरह मूंग है या गवार है, थल और ये चोलिस्तान के एरिया में इस वक्त जो है इसकी बिजाई जारी है। बल्कि तकरीबन कोई 4-4.25 लाख एकड़ के करीब इस इलाके में मुकम्मल हो चुकी है काश्त, जो कि पिछले साल 5,40,000 एकड़ थी। अब हुकूमत ने कॉटन की बेलों की जो है रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए 6,80,000 का टारगेट दिया है, जो महकमा ज़राअत तौसी है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का डिपार्टमेंट, कि उन्होंने ये एरिया कवर करवाना है अंडर द सोइंग इन दिस सीजन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अच्छा, आप वापस आते हैं जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप वापस आते हैं मलिक यूसुफ साहब आपकी तरफ, क्योंकि ये गपशप है तो इसलिए हम जरा इनफॉर्मली करेंगे। हमारे साथ कुछ जिम्मेदार भी शामिल है, तो किसी वक्त भी किसी ने कोई सवाल पूछना है वो पूछ लें। तो ये कोई सेमिनार नहीं है, तो ये इसका मकसद यही है कि हम किस तरीके से जो है अपने जिम्मेदार भाइयों को, अगर आप सराइकी में पूछना चाहें सही सराइकी भी बोल सकते हैं, चूँकि है ही गपशप। ठीक है जी। तो इनका टोटल मकसद ये है कि अपने काश्तकार भरावां को अपनी फसल के बारे, अपनी कपाह की फसल जी फुटी जी उन्हें लावन का तरीका, अज जो कि मौसमी तब्दीलियां थी गई उनकी वजह तो सब तो बड़ा जरा प्रॉब्लम है कि अस अपनी फसल की अपनी देखभाल किमें करूँ और किमें असा एक मुनाफा बख्श फसल बनाऊँ, तो सारे खर्चे घट तो घट थी वन। तो मैं मतलब यूसुफ साहब की तरफ वापस बहना सर, तुम दसो सर जिम्मेदारों को कि थोड़े इस इलाके दे विच चूंकि पानी की कमी है, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੋਇੰਗ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਖੇਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣਾ ਫਲੈਟ ਜੀ ਕੋ ਆਦਨ ਹਮਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਰੋ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਰ ਜੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। पानी का क्राइसिस तो इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि शायद तुसें रिपोर्ट्स जिठियां सन पाकिस्तान दे सोशल मीडिया ते भी, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक ते और खास तौर पे BBC की रिपोर्ट ही आई है पिछले कोई 1 महीने तो सीवियर क्राइसिस है पानी का। और वाटर इज द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी इन डेजर्ट इकोलॉजी, कि पानी जिंदगी है। पानी दे मतलब इर्द गिर्द ही जिंदगी का दारो मदार, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो लाइफ स्टॉक है, चाहे वो इंसान है। ते पानी को ही असा फोकस कर दें, क्योंकि चोलिस्तान दे विच मैं जिवें पहले गुजारिश की है कि पानी दा इंतहाई या शदीद किल्लत दे मतलब होने के बावजूद ये असा या साडे किसान ने एक देखना है कि असा लिमिटेड वाटर को जेड़ा साडे कोल बड़ा महदूद पानी है उनदे तो असा भरपूर किवें फायदा उठा सकूं। ते इनके कीते सब ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर तो हट के कुछ सब इकदाम करने, और इस सिलसिले दे विच सारा पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल भी मुख्तलिफ सेमिनार के जरिए या मुख्तलिफ जेड़ा जिमें जिमें कि हुण सावी है या जिमें बाकी NGOs हैं उन्होंने नाल शिरकत करके सारा एक मैसेज होंदे कि भाई पानी की किल्लत को तुसां मद्देनजर रखदे होए अपने बालां दी रोजी रोटी करनी है और मुल्क की इकोनॉमी दे विच भी तुसां कंट्रीब्यूट करना है। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ इस सिलसिले ਸਾਹਿਬ में ਕਿਵੇਂ डॉक्टर ਅਸਾਂ साहब फसल बड़ा लाऊं? बड़ा वैलिड सवाल है और ਇਹ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਫਸਲ ਲਾऊं किसान सर? भाई इनकी जरा गौर मैं उसी चीज से मैं उसी चीज से डॉक्टर साहब आंदा पिया कि असा हुण जेड़ा ना जेड़ा असा रिकमेंड करते हैं काटन को वो टोटल उहदे ते करते हैं रिजेस ते, ठीक है। और अगर कोई बंदा एडवांस है या वो अफोर्ड कर सकता है तो वाल ड्रिप इरीगेशन ते भी साडे इलाके काटन लाई वेंदी पई है। लेकिन चलो ड्रिप इरीगेशन दा हाली इट्स अर्ली टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी, लेकिन जेडी रेज होएंगे फ्लैट को असां बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि इहदे विच जेड़ा साडा डेटा है वो साकू दसदा है कि साडा इहदे विच तकरीबन 45% जेड़ा 45 to 50% वाटर लॉस थी वेंदे।
ਤੇ ਇਹ ਅਸਾਂ ਰੇਜ ਸੋਇੰਗ ਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਸੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੈਵਲਿੰਗ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਲੇਡ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਅਨਈਵਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਡੁੱਬੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਕਿ ਅਗਰ ਐਕਸੈਸ ਵਾਟਰ ਲੱਗ ਵञे ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੀਫ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਥी वेंदी और दूजे पासों ड्राई थी वेसी। लिहाजा पानी की बचत के नाल जमीन का लेवल होना भी बड़ा जरूरी है और रिच सोइंग असां रिकमेंड कर सकते। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वेलकम डॉक्टर सबर मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं देखकर डॉक्टर सबर साहब आए माशाल्लाह पाकिस्तान का सेंट्रल कॉटन कमेटी। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਆਫ ਹੈ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਜੋ, ਅਗਰ ਮਾਈਕ ਆਨ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋ ਸਰ ਆਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ हैं। जी डॉक्टर साहब इज द राइट पर्सन सर। तो ये तो हमारी खुशनसीबी है कि डॉक्टर साहब ने टाइम निकाला है और ये हमें जरूर किसानों को गाइड हमारे इस प्रोग्राम को माशाल्लाह जो है ना वो हमारे अहबाब देखते हैं और बड़ा ये सीरियस लिया जाता है। तो अच्छा चलें वापस जाते हैं सर, अब थोड़ा सा अपने डॉक्टर हबीब साहब की तरफ, डॉक्टर मुमताज साहब की तरफ। सर आप जरा वैरायटीज के बारे में बताएं कि जो चोलिस्तान में या आपके जो बहावलपुर इस एरिया की जो सबसे जो कारामद वैरायटी है जिसका अच्छा जो रिसेंट नई भी है वैरायटीज, वो कौन सी बेहतर वैरायटी है? तो अगर आप एक दो नाम बताना चाहें सही। हर बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो बेहतर वैरायटी है इस दफा जो रिस्पांस रहा है वो 662 है, 668 है। इसी तरह बहावल नगर में 663 है। ये CCRI की वैरायटी। उर्दू जरा दसो सर, उर्दू जैसे अच्छा, ट्राई कीता कि नंबर याद करें। 662 ਤੇ 668 बहावलपुर जिले वास्ते, 662 ਤੇ 668 ਤੇ FH 142 SH 142 FH ਇਹ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ MNH 1026 ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਕਾਟਨ ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਈ 40 ਪਲੱਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 40 50 ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਬਟੇਨਡ ਕरेंगे ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 30 मतलब यील्ड त्रीजा हिस्सा यानी यील्ड पोटेंशियल ਦਾ ਹਾਰਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। 2 ਹਿੱਸੇ ਹਾਰਵੈਸਟ ਪਿਛਲੇ ਦਫਾ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 40% ਵੀ ਯੀਲਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਪੇ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦਾ। यानी अगर 40 ਮਾਣਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ 13 ਮਾਣਾ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, 12 ਦੀ ਪਈ ਹੈ, 10 ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਟਨ ਦਾ ਫੇਲਰ ਥੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੂੰਕਿ 60% ਤੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰੇਂਦਾ ਪਏ, ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 21 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, जबकि जी पिछले साल 14 तो 15 मन के करीब आई। ते मौसम ने बेसिकली फेवर किए पिछले सीजन। अच्छा जी सर स्पेसिफिकली थोड़ा डीक साहब दसो कि इत्थे अपना बहावलपुर दे जेड़ा कोई जिम्मेदार है जिन्हें केरियां अच्छी प्रैक्टिस कीती हैं ते उनदी वैरायटी दी पिछली दफा जेड़ी पैदावार है वो 40 मन तो उत्ते आई है। असी ज्यादा प्लीज उर्दू दी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करो तो मैं उर्दू नहीं आती ताकि या पंजाबी या सराइकी तक अपने जिम्मेदार भाई को सुन के क्योंकि इस वक्त आम फैन हो गए, आम फैन फेसबुक पे दे देते हैं सर जी। अच्छा दसने पे आवे कि अपनी जिम्मेदार ने केरियां अच्छी प्रैक्टिस कीतियां ते उन्हां दी 40 मन तो उत्ते पैदावार आई है और इसते बारे च दसो कि हां जिम्मेदारां ने देखो जी जेड़े जिम्मेदारां ने अपना जड़ी बूटियां सही तरीके नाल इब्तदाई तौर ते कंट्रोल कीते हैं। उगाओ वाला जो बीज है 75% के करीब उन्हें एटलीस्ट तकरीबन 8 तो 10 किलोग्राम 60% वाला ते 6 तो 8 किलोग्राम डिलिंटेड सीड जिन्हें यूज किए यानी 75-75% जर्मिनेशन नाल। एक जनरल कॉटन का बहुत ज्यादा अरूज है जेरोले 1,45,00,000 गठां जेले गिदियां हूं वेले कॉटन दे जेडी जर्मिनेशन दा स्टैंडर्ड आई और 90 दे उत्ते चलदा 85-80 एक मुनासिब समझा वेंदा भी हल्की फुल्की है। हुण जेड़ा जर्मिनेशन है कपाह दे बीज दी ओ तकरीबन 50% तो ला के 70% दी रेंज ज्यादा रहिंदी है
ਤੇ सीड रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर जर्मीनेशन 60% है तो 8 to 10 किलोग्राम अगर डिलिंटेड सीड यूज कोई ना करे सो ते तुसा अपना मतलब बिजाई पॉपुलेशन पूरी ना कर सकसो जेडी कि अप्रैल काट की सूरत। डॉक्टर साहब मुमताज साहब सर दसो जिम्मेदारां को कैसा अपनी उस जेडी जरा बी दे जमन दा जरा तरीक तनासब है किस तरह असा जरा ना जिम्मेदार अपने घर को टेस्ट कर सकता है किस तरीके दे नाल ओ एक अंदाजा लावे कि 60% है 80% है वो को थोड़ा तरीका दसो सर। ਉਹ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 100 ਬੀਜ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੇਤ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਯਾਨੀ ਸਵੇਰ ਕੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਉनको ਮੋਇਸਟ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਪਣਾ 3 ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨੇ ਉਹ ਪਟਸਨ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਲੂ ਚਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਪਲਟਾਇਆ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਵੇ ਸੀ। ਅਗਰ 100 ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 बीज उगे हैं तो वैरायटी ला गई, ठीक है। अच्छा। अगर 60 तो तले है तो वल सीड रेट मजीद ਵਧਾਉਣਾ ਪਊਗੀ ਉਹ ਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬਣ ਬਣਦੇ। अच्छा ਤੇ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 75 ਵਾਲਾ ਜਾਂ 70% ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੀਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਡ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚ ਭਗੋਵੋ ਪਹਿਲੇ ਟੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਉੱਤੇ ਤਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਕਰ ਸੀਡ ਜੀ 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 ਸਿੰਗਲ ਸੀਡ ਵਾਲਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਉਗਾਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਗਾਓ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸਾਂ ਪਟਸਨ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗੋ ਕੇ ਪਟਸਨ ਦੀ ਬੋਰੀ को 100 ਬੀਜ ਰੱਖਦੇ ਸੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਲੂ को ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਤਰ ਕਰੇ ਸੂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੇਤ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੋਇਸਟ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸੋ ਕਿਤਨੀ ਥਈ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3rd ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਗਿਣ 48 ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿ ਉਹ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਬੀਜ ਤਰੇ ਥੇ 65 ਹਨ 62 ਹਨ 67 ਹਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਗਿਣ ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋ ਸੀ। ਅਗਰ 60% ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਲ ਡਿਲਿੰਟਡ ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰ ਉਤਰਿਆ ਬੀਜ ਹੈ ਬੋਰ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 6 ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ। अदरवाइज ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ 75% ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਗਾਓ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਵੇ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਆਦਨ ਕਿ ਅਗਰ 75% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ 75% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਕਿਲੋ। ਮਤਲਬ ਅਗੇਨ ਥੋੜਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ यानी अगर तुसा 60 किलोग्राम दे हेवे 60% ते हेवे ना जर्मिनेशन दे 60% अप टू 8 to 10 kg 8 to 10 किलोग्राम यूज करना पोसेवे। अच्छा जी ज्यादा बीज इस्तेमाल करे 60% वाले दा बीज ज्यादा इस्तेमाल थी सी और अगर बी उंदा उगाओ 75% है वाल तुसा 6 to 8 6 किलो नाल भी तो अच्छी तरह अगर चोपा लाओ ते गुजारा थी। नहीं बड़ा अच्छा गया बड़ा थैंक यू बहुत शुक्रिया। आई थिंक हुन रोकिक में रोकने एक बड़ा अहम पॉइंट सर बिया भी है तुसा क्योंकि पूरी एग्रोनॉमी ना पूछे ਜਿਹੜੀ ਇਬਤਦਾਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਤਲਫੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੇਂਦੇ ਉਹ 500-700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਪਰੇ ਘੇਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਕੋ ਤਸੱਲੀ ਥੀ वेंदी वे मैं स्प्रे मारी खड़ा से जबकि गन साफ नहीं थींदा और इंदे वास्ते पेंडीमेथिलीन 1 लीटर और असीटाक्लोर जड़ा है वो 400 ml ये यूज करने 4 to 500 ml यानी 2 एकड़ां दे 1 लीटर वाला पैक यूज कर सकते वे असीटे दा ते 2 एकड़ां दे पेंडी दे 2 लीटर लग सन या एसमेटाक्लोर 800 ml फी एकड़ दे हिसाब नाल। ये नोकदार जड़ी बूटियां को घाह और इटसिट वगैरह पेंडी को कवर करे सी यानी जड़ी बूटियां दा जेड़ा बर वक्त कंट्रोल है बड़ा जरूरी। अगर एक कंट्रोल कोई नहीं तो पौधे को बड़ी बूटे टुरनी कोई ना दे सकते सर क्योंकि आजकल हीट चली हुई है ना हीट ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੌਦਿਆਂ ਕੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਨਾ ਪਾਉ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਲਾਈਏ ਫਸਲ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਸਪਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਗਾਉ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸਪਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਗਾਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਂਡੀਮੈਥਿਲੀਨ ਕਰ ਦੇਵਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਗਾਉ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੀਆਂ वो जो ग्लाइफोसेट है वो बाद में कर सकते हैं लेकिन ये ऐसा पहले करने और ये पौधे वास्ते महफूज हैं। इनकी जी केमिस्ट्री तैयार थी है वीडीसाइड का मतलब ये है कि उन्हें पौधे का तहफ़्फ़ुज़ करने
ते जड़ी बूटी को मारने ਉਹ ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦੇ को भी मार देवे या को नुकसान पहुंचा देवे ते जड़ी बूटी कोई मारे ਉਹਦੇ ਵੱਲ सब वास्ते बराबर थी गया ਉਹਦੇ वास्ते दोस्ती बराबर है दुश्मनी बराबर है ते फायर खोल गया समझो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। अच्छा मैं वापस थोड़े को वापस आने इंशाल्लाह। मैं डॉक्टर सबर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, आप सुन सकते हैं? आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन कर सकते हैं सर? जी डॉक्टर सबर साहब, मेरे ख्याल में शायद उनका। अच्छा अभी हमारी मेरे ख्याल कोई टीम के किसी मेंबर का क्वेश्चन भी आया है, तो क्वेश्चन जरा कोई पूछना चाहें साहब थोड़ा सा। कि ये है बैठक ना, बैठक का मतलब है कि ये इंटरेक्टिव मैटर है कि मतलब इसी एक दूसरे के नाल गलबात कर सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन आए हैं तो पूछे साहब। हाँ जी, कोई सवाल पूछना चाहें अपना माइक खोल के। शहजाद अकबर साहब आप पूछना चाहें, निशान साहब आप पूछना चाहें अभी स्टेज पे। जी जी निशान अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम जी। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि इस वक्त कपास कितने सेंटीग्रेड तक सही जर्मिनेट कर सकती है? जिस तरह अब 50 तक पहुंच गया टेम्परेचर, तो कितना टेम्परेचर हो जिस वक्त मतलब ना कि कपास सही से जर्मिनेट कर सकती है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी मुमताज साहब सर। जी सर आइडियल टेंपरेचर ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 35 40 ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 45 ਜਾਂ 50 ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਸੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲਾਮਹਾਲਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੌਦਾ ਜਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਵੇਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਹੀਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੇਜ ਥੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤਲੀ ਹੈ, ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਜ਼ਰਾ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸੈਂਡ ਸਿਲਟ ਐਂਡ ਕਲੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ 20 ਤੋਂ 20% ਜਿਹੜਾ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਸਰ ਥੀ ਸਕਦੀ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ वजह। ठीक है ठीक है ठीक ठीक। और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, जो जर्मिनेट कर गए हैं पौधे लेकिन उनके ऊपर से पत्ते ना उसके मुड़ रहे हैं ना, ऊपर से पत्ते खराब हो रहे हैं ना हीट की वजह से, तो क्या वो खुद ब खुद रिकवर कर जाएंगे या हमें कोई क्रॉप सप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी उसके ऊपर, या पानी जल्दी लगाना पड़ेगा? देखें इसका हल तो यही है, लू हो या सर्दियों में बागात में जिस तरह कोहरा होता है तो पानी तो उसको फौरी तौर पे लगाना चाहिए। ठीक है, जिसकी जो क्या कहते हैं एपेक्स डैमेज नहीं हुई वो पौधा चल जाएगा, जिसकी वो हिस्सा नरम हिस्सा जिसने आगे बढ़ना होता है वो अगर डैमेज हो गया तो वो पौधा नहीं चल सकता। जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं सर, इस वक्त पानी कितने दिनों में, मतलब चूंकि पानी की बहुत कमी है तो पानी कितना लगाना है, और खाद पहले पानी का बताएं फिर उसके बाद खाद का पूछेंगे। पानी आपकी फसल जब उग जाती है साथ में लगाना है? पहला जो पानी लगाना है ना वो 3 से 4 दिन बाद लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है वो तकरीबन पानी आप 5 दिन या 7 दिन पे लेके जा सकते हैं, 4 से 5 दिन तक। बाद में जो तीसरा चौथा पानी है वो आप 10 दिन का वक्फा कर सकते हैं, हफ्ते से 10 दिन का ये है, और बाकी पानी 15 दिन के वक्फे से लगेंगे। सही सही, क्योंकि अभी एक दफा मैं दोबारा बताता हूँ। जी जी प्लीज। पहला पानी जो हम लगाएंगे तीसरे चौथे दिन लगाएंगे। ठीक है, खेलियों के ऊपर बात कर रहा हूँ। दूसरा पानी हम जो है वो फिर 4 दिन के वक्फे से लगाएंगे, यानी 8 दिनों में 2 पानी हो गए हमारे। फिर तीसरा और चौथा जो पानी है वो तकरीबन अप टू 1 वीक टू 10 डेज, 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते के वक्फे से 4 पानी ये करने के बाद फिर बाकी पानी 15 दिन के वक्फे या बारिशों के तनासब से आपने लगाना है। अगर बारिशें बीच में हो जाती हैं तो 15 दिन से भी वक्फा 20-25 तक जा सकता है। जहां जहां ड्रिल काश्त है वहां 35 से 40 दिन बाद पानी लगेगा, और उससे पहले आपको खुश्क गोडी करनी पड़ेगी एक दफा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलें आप वापस जाते हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब की तरफ। सर ये बताएं जो अभी हमारा चोलिस्तान का जो इलाका है इसमें काटन जो है चूँकि वो एक किस्म की बिल्कुल नई एक नया इलाका है जिसके अंदर काटन फुटी की काश्त हो सकती है, तो इसके बारे में आप कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? जिस तरह बलूचिस्तान में वो
एक पूरा बेल्ट बन रहा है जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कॉटन। ऑर्गेनिक कॉटन को उर्दू में क्या कहेंगे, जो जिसके ऊपर स्प्रे वगैरह नहीं होते। तो ऑर्गेनिक की थोड़ा सा मैं पहले मलिक साहब डेफिनेशन उसकी तारीफ बताएं कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या है। हमारे लोगों के जहन में ऑर्गेनिक का मतलब कई दफ़ा ये होता है कि जैसे अगर हमने खाद की जगह हमने रूढ़ी इस्तेमाल कर ली तो आपकी ऑर्गेनिक कॉटन होगी, तो ये ऑर्गेनिक कॉटन नहीं होती। तो उसके लिए कितने साल आपको जो है अपनी ज़मीन की बगैर खादों के उसको रखना होता है। ज़रा आप ऑर्गेनिक के बारे में मलिक साहब आप बताइए। सर ऑर्गेनिक बेसिकली इसका आसान लफ्जों में ये है किसानों को समझाने के लिए कि जिसमें जहर जो है या जहर आलूद जो है उसका कंटेंट वो कम से कम हो। तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जी हमने उसमें फार्म यार्ड मैन्योर डाला है या कोई और ऑर्गेनिक मैटर डाला है तो उससे ये हो जाएगी, क्योंकि कॉटन में ना ज़्यादा जो कंटेमिनेशन होती है ये होती है हमारी पॉइजन से, पेस्टिसाइड से। तो जहां हमने पेस्टिसाइड वो पेस्टिसाइड का इसका इफेक्ट थ्रू मतलब साइल सरफेस भी होता है और कॉटन को मतलब उसकी क्रॉप में भी जाता है, तो वो तो फिर ऑर्गेनिक ना हुई ना जिसपे हमने जहरों का इस्तेमाल कर लिया। चोलिस्तान में कुछ एरियाज ऐसे हैं जिन पे जहरें ना होने के बराबर हैं, क्योंकि ये न्यू एरिया है, यहाँ पेस्ट कम्प्लेक्स अभी उस लेवल का नहीं बना। और दूसरी ये है कि एक यहाँ पे चोलिस्तान थ्रू आउट द डेजर्ट कोटाबाद से रहीम यार खां सादगाबाद तक ये एक बड़ी हॉट डेसिकेटेड विंड चलती है जिसको हम कहते हैं दक्खन की हवा। तो ये पेस्ट कम्प्लेक्स को, वाइट फ्लाई को वैसे उड़ा के ले जाती है और बाकी जो बीटी कॉटन्स हैं वो च्यूइंग के अगेंस्ट उनमें रेजिस्टेंट है। तो चोलिस्तान का जो बिल्कुल इंटीरियर में जो कॉटन लगी है ना, और ये बड़ी एक जिसको कह लें कि एक इनकरेजिंग है कि जहाँ से तकरीबन 40 प्लस 43 45 तक लोगों ने मॉन्ट्स पिछले साल ली है कॉटन की। और उसकी वजह यही थी कि वहाँ कम मतलब पेस्ट कम्प्लेक्स था ही नहीं। तो चोलिस्तान में कुछ एरियाज पे ऑर्गेनिक कॉटन का कंसेप्ट है, लेकिन हमारे इरिगेटेड एरियाज में, चाहे वो चोलिस्तान के मसाफात के हों चाहे वो भावलपुर डिवीजन के हों, तो वहाँ ये जो है पेस्टिसाइड का स्प्रे होता है, चाहे वो वीडिसाइड का हो, चाहे वो सकिंग का हो, या चाहे वो च्यूइंग जितने भी हैं इनका हो। तो जिस पे हम ज़्यादा वीडिसाइड अप्लाई कर देंगे वो फिर ऑर्गेनिक ही रहेगी। तो यही इस ऑर्गेनिक की एक आसान सी मतलब जो है ना समझाने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं बस इसको थोड़ा सा जो है ना और इसकी तफसील बताता हूँ कि ऑर्गेनिक कॉटन जो है जिसको कहते हैं ना कि बगैर जहरों के कॉटन, तो इसकी भी डिमांड बढ़ रही है दुनिया में। ठीक है, वो कहते हैं कि जी हम जहाँ वेस्ट में जो बैठे हुए हैं या यूरोप में या अमेरिका में, तो एक उसकी एक अपनी डिमांड है। भले वो फिर आपकी जब ऑर्गेनिक कॉटन होगी शायद वो 40 मन शायद ना आए, मे बी वो आपकी 20 मन आए, लेकिन उसकी कीमत ज़्यादा होती है। लेकिन उसको वो करने के लिए जो उसकी एक बाकायदा सर्टिफिकेशन होती है, मैं उसका वर्ड तो अंग्रेजी का वर्ड मतलब कि उसकी जो है ना मुकम्मल देखा जाता है ज़मीन को कि पिछले 3 साल उसको किसी चीज़ का जो आपको सर्टिफिकेट तब इशू होगा कि आपने 3 साल वहाँ पर जहर इस्तेमाल नहीं किए। 1 साल नहीं, 2 नहीं, 3 साल। तो ये मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको कोई ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि ऑर्गेनिक कॉटन जो है वो इस साल आपने किए तो हो जाएगी, नहीं। उसके लिए आपको 3 साल फसल को उसकी जगह को खाली रखना पड़ता है, या वहाँ पे खाली नहीं, उस जगह पे आपने जहरें इस्तेमाल नहीं करनी। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ आपको पहले अपने आप का रजिस्टर करना पड़ता है। वो आपकी ज़मीन को देखते हैं, फिर आपको 3 साल के बाद वो एक सर्टिफिकेट इशू होता है कि आपकी ये जो खेत है ये 2 एकड़ है या 3 एकड़ ये ऑर्गेनिक है। आप इस पे जो फसल ग्रो करेंगे वो ऑर्गेनिक तब होगी जिसके ऊपर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ पर जो वैरायटी है वो ऐसी वैरायटी हो जो आम वैरायटी हो। उसमें जिसको हम बीटी कॉटन कहते हैं, बीटी कॉटन जो है वो ऑर्गेनिक के स्टैंडर्ड में पूरा नहीं आती है। तो हम यहाँ पर किसी वैरायटी के खिलाफ बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है जी। तो अच्छा, फिर दूसरा होगा कि जी उसके ऊपर आपने स्प्रे नहीं करना। अच्छा, स्प्रे आप कर सकते हैं उन चीज़ों के जिसको आजकल हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड के जो नामियाती मादे से बने होते हैं या जो हयातियाती तरीके हैं। ठीक है जी, वो उसके चीज़ें हो सकती हैं।
तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन ये है कि अगर उसके बारे में आप रखते हैं, आपका उसमें दिलचस्पी है, तो सावी एक उसके ऊपर एक प्रोग्राम कर रही है, इंशाल्लाह स्पेसिफिकली हम आपको उसके ऊपर बारे में बताएंगे। लेकिन आज का मकसद ये था कि देखें हमारा जो ये इतना बड़ा एक सहरा है, चूँकि हमारा प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाता है, और जो साहब इस इलाके में आके अपनी कॉटन या कपास गाना चाहते हैं, जो हमारे लोकल फार्मर हैं, यहाँ के जिम्मेदार हैं, वो राब्ता करें, कॉटन के रिसर्च इंस्टीट्यूट से राब्ता कर लें। हमारे साथ अभी डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर मलिक मोहम्मद यूसुफ साहब, ये जो कि उनका वहाँ पर इंस्टीट्यूट है, डायरेक्टर हैं वहाँ के, तो ये आपको मुकम्मल रहनुमाई फराहम कर सकते हैं। तो आप हमारे सावी के व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर लें, हम आपको कर सकते। लेकिन मकसद ये है कि ये थोड़ी सी डिबेट होनी चाहिए कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं, और हमारी दुनिया में बगैर खादों के भी फसलें होती हैं। फिर आपने ज़मीन में क्या डालना है, नामियाती मादा डालना है, पिछली फसलों की जो बाकियात हैं वो रखनी है, आपने पिछली फसलों की बाकियात को जलाना नहीं है। तो इसका मकसद ये है कि इस तरह से हम एक कुदरती तरीके से फसलें पैदा कर सकते हैं। लेकिन ज़हन में ये ज़रूर रख लें कि वो आपको 50 मन शायद ना देगी फसल, वो आपको 15 मन दे या 22 मन दे, लेकिन उसकी कीमत मे बी वो डबल हो या 3 टाइम हो। ठीक है जी, मुझे उसका पूरा इल्म नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये एक किस्म की नई, या इसके बारे में भी एक डिमांड आ रही है, इसके बारे में लोग पूछ रहे हैं, बड़ी कंपनियां, बड़े ब्रांड इसके बारे में पूछ रहे हैं, और पाकिस्तान में इसकी बहुत एक ये मौका है पाकिस्तान के लिए। हमारे बलूचिस्तान में एक पूरा इलाका है जहाँ पर ये नामियाती जो है फुट्टी पैदा होना शुरू हो गई है। तो मेरी ये कोशिश होगी, और इंशाल्लाह हम सब अपने दोस्त अहबाब के साथ कोशिश करेंगे कि हम चाहेंगे कि ये जो चोलिस्तान का जो बेल्ट है, यहाँ पर भी एक नामियाती कॉटन ग्रो की जाए। तो आज का जो प्रोग्राम था, इसका मकसद यही है कि हम एक अवेयरनेस क्रिएट करें आपके दरमियान। और चूंकि हमारे माशाल्लाह वहाँ पे साइंसदान मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब हैं यहाँ पर, फिर आपके साथ ही इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, यहाँ पर भी कॉटन पे बहुत सारा काम हो रहा है, वहाँ पे डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब हैं। फिर साथ ही इधर चले जाएं, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट पंजाब गवर्नमेंट का भी है। तो हम ये सारे इस आज की जो बातचीत करने का मकसद ये है कि हम अपने इलाके को जो इसका एक कुदरती जो इसका हुस्न भी है, खूबसूरत इलाका है, रेत वाला इलाका है, डेजर्ट वाला, तो इसको किस तरह से पूरी दुनिया को दिखा सके। तो अगेन आपके पास यूसुफ साहब आते हैं। यूसुफ साहब, ये कितना इलाका है, पानी वहाँ पे कितने डेप्थ पे मौजूद है, हम पानी जब लेना चाहें तो क्या वो फसलों के लिए पानी काफी होगा अगर हम ऑर्गेनिक कॉटन ग्रो करें? जी यूसुफ जी साहब। सर, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये 65 लाख एकड़ रकबा है चोलिस्तान का, और ये सारे का सारा जरखेज रकबा है। यहाँ पे सिलाइन साइल के पैचेस ये कह सकते हैं कि ये 2% से 3% है, बाकी सारा ये जरखेज इलाका है। पानी की शदीद किल्लत है, क्योंकि पानी के जो है ना वो सोर्स या तो कैनाल है, या अंडरग्राउंड है, या रेनफॉल है। बदकिस्मती से तीनों की जो है ना यहाँ पे शॉर्टेज है। बारिश बहुत कम होती है, 150 से 200 मिलीमीटर तक इसकी एनुअल जो मतलब पिछले कुछ 10 सालों का रेनफॉल का डेटा है। अंडरग्राउंड वाटर जो है वो 35 से बाजुकात 40 प्लस जो है ना जी के वो उसका है पीपीएम वगैरह। और इसके साथ साथ फिर वो हाईली अनफिट है बहुत सारी जगहों पे। एक जो दरिया का इलाका है जिसको हम हाकड़ा या गागरा दरिया कहते थे, वो कोटाबाद से लेके वो जाता है थरपारकर, और फिर जाके ठट्ठा से जाके ना वो दरिया सिंध का हिस्सा बन जाता था। तो वो उसका रेडियस है, कोई वेरी करता है, कहीं 10 का, कहीं 15 किलोमीटर का कोई रेडियस। वो सारा इलाका जो है ना वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर मार्जिनली फिट है, कहीं ठीक है और कहीं मार्जिनली फिट है, तो उसमें ये सारी कॉटन लग रही है। तो एक न्यू पॉकेट डेवलप हुई है। और बाकी नहरी पानी जो है, जो नए इलाके अब मतलब चोलिस्तान के, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुख्तलिफ पाकिस्तान बनने के बाद, और पहले नवाब ऑफ बहावलपुर ने भी जो ये ग्रो मोर स्कीम थी, शाही मज़ारा स्कीम थी, और अभी भी ये एक प्रोसेस हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ना इंडिजिनस चोलिस्तानी जो लोगों को जो ज़मीनें मुख्तलिफ जगहों पे हैं,
थल में भी और उसमें थरपारकर में भी इंडिजिनस लोगों को दी जाती हैं। वो ज़मीनें वहाँ पे दी गई हैं कि जहाँ पे इन्होंने एक नया फिर एक वहाँ चोलिस्तानी, तो इससे भी कुछ नहीं है, कहते हैं हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है कि हमें चोलिस्तान में जितने भी अलाटमेंट किए वहाँ उनको पानी का जो है ना फ्लड वाटर के नाम से दिया है जी, कि ये आपके फ्लड वाटर चैनल्स हैं। वो कहते हैं भाई कौन सा यहाँ फ्लड आता है चोलिस्तान में, ना यहाँ दरिया है ना यहाँ बारिश होती है, तो फ्लड वाटर के नाम से किस्सा मुक्सर के पानी की तो शदीद किल्लत है। लेकिन इन एरियाज में जो मैंने बताया है, ये कोटाबाद से लेके और ये सदकाबाद तक ये स्वीट जोन है और ये अच्छा खासा एरिया है। मेरे ख्याल के मुताबिक एक रिपोर्टेड तो नहीं, अनरिपोर्टेड है कि ये कोई तकरीबन ये समझ लें कि कोई 10 लाख एकड़ से ऊपर का ये एरिया बनता है। और इसमें अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो जाए तो ये पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इसमें। काटन के अलावा जो हमारी फ्रूट क्रॉप्स हैं, जो जिसमें बेर है ख़ास तौर पे, हमने भी उसमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी सबमिट किया हुआ है PSDP में, कि हमारा ये है कि जी हम इंडिजिनस जो प्लांट्स हैं उनके फ्लोरा को हम जो है ना यूटिलाइज करते हुए हम ऑर्गेनिक हनी प्रोड्यूस करें। ऑर्गेनिक हनी का कंसेप्ट अगर कहीं हो सकता है तो वो आपके डेजर्ट में हो सकता है, आपके जो बाकी एरियाज में ऑर्गेनिक नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लोरा जो है हनी ने ट्रेवल करना है 20-30 किलोमीटर का रेडियस, और वो कहीं ना कहीं जाके हनी ऐसा नेक्टर ले आएगी जहाँ पे जो है ना जी कि वो उसके टॉक्सिक एलिमेंट उस पे जो उस पे नेक्टर पे जो आपने कहा कि हम यहाँ पे मूंग बीन क्रॉप्स हैं, ये सैंडी सॉइल है, चिकपी का पोटेंशियल है, ये सारी ऑप्शंस हमने। मैं सर थोड़ी मलक साहब थोड़ी गाल रोकदा पे इंदे उत्ते असा ना हनी दे उत्ते ते दूजी फसलां दे पोटेंशियल ते असा बड़ा प्रोग्राम करे सु आज दा प्रोग्राम च सही सर मैं रिक्वेस्ट करे सर, मैं रिक्वेस्ट कि हुन टूरिस्तान दा पोटेंशियल हुन रोको ना होने वाल जेड़ा नहीं टाइम, मेरा नहीं ख्याल के जी टाइम दी लिमिट होनी चाहिए। नहीं नहीं टाइम दी लिमिट नहीं सर, नहीं सर सॉरी नहीं वो विच थोड़ी आवाज करती पई मैं मेरे ख्याल थोड़ा बैंडविड्थ मसला आंदा पई है ते मैं सर यादा पई कि तुसा ये बड़ी गोल्डन गाल कीती 10 लाख एकड़ जिथा रकबा है जिथे असां फसलां ग्रो कर सकते हैं, उनदे च कपाह ते बहुत टॉप ते वह सकदी है, दूजी फसलां स बेर दसे ने हनी दसे है, मस्टर्ड है, ऑयल सीड है, ऑयल सीड जी असां उनदे ते उत्ते बला पूरा प्रोग्राम कैसू आज दा जो के बला सा कॉटन दे पासे आने मुमताज भाई डॉक्टर मुमताज साहब आपकी तरफ वापस आते हैं सर। हमें जिम्मेदार पूछ रहे हैं कि जी पानी कितने लगाने चाहिए पूरी फसल को, तो ये पानी के ऊपर फिर बात आके रुक रही है, तो आप थोड़ा सा जरा बताएं कि आपने शुरू में बताया था कि ना जी वो पहले 8 दिनों के अंदर आपने जो है वो 2 पानी जरूर लगाने हैं, पहला 3 दिन बाद और दूसरा 4 दिन बाद, उसके बाद आपने 15 दिन, तो ये कब तक पानी आखिर सितंबर तक इसी रूटीन में रहना है या जब बारिशों का, तो फिर आप थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा पानी के बारे में फिर बताइए सर। जी डॉक्टर मुमताज साहब। डॉक्टर साहब आपका माइक म्यूट है, डॉक्टर मुमताज साहब सर आपका माइक म्यूट है। जी सर, जो इरिगेशन की आप बात कर रहे हैं ना, लास्ट इरिगेशन जो है वो क्रॉप के ऊपर मुनहसर है। अगर टिंडे और फूल उसमें आए हुए हों, लगे हुए हों, तो सितंबर के आखिरी हफ्ते में या अक्टूबर के पहले हफ्ते तक भी पानी लगाया जा सकता है। इट इज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ टेम्परेचर, हीट एंड ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। दूसरी बात ये है कि पानी जो दरमियान में है, जो 15-15 दिन के वक्फे से हमने लगाना है, अगर हल्की बारिश होती है तो उसका दौरानिया 20 से 25 दिन हो जाएगा, और अगर अच्छी बारिश होती है तो वो पूरे एक पानी को स्किप करवा देगी। ठीक है, अगर 2 अच्छी बारिशें होती हैं तो उसमें 2 पानी बीच में स्किप हो जाएंगे। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा सर, अब आप हमें बताएं अपना इसके खादों के बारे में, तो जरा हर स्टेज पे बता दें कि जी कितने दिनों बाद कौन सी खाद लगानी है, तो तरह और खादों की जो मुनासिब मकदार है वो सबसे इम्पोर्टेंट किस स्टेज पर ज़्यादा उसका असर होगा और कैसे देनी है। छट्टे से देनी है, हम सुनते हैं कि छट्टा जो है वो फायदेमंद नहीं, उससे आपकी बहुत सारी जो है वो नुकसान हो जाता है, यूरिया आपकी हवा में उड़ जाती है,
तो क्या वो ऐसा तरीका है जिसे हम फर्टिगेशन कहते हैं कि, तो आप जरा प्लीज उसके बारे में बताइए प्लीज, बहुत शुक्रिया। इब्तदा में जो है, इब्तदा में आपने एक बोरी DAP देनी है, जो कि बेसिकली जमीन की तैयारी के ऊपर देंगे आप, ठीक है। आजकल क्या कहते हैं, BOP के नाम से मुख्तलिफ कंपनियों का प्रोडक्ट आ रहा है, जिसमें 20% P2O5 है और 15 से 20%, हाँ जी, फास्फोरस, और 15 से 20% उसमें ऑर्गेनिक मैटर है उस 50 किलो की बोरी में ना। तो यूं समझें, अगर 2.25 बोरियां यूज करें तो 1 DAP की फास्फोरस उसमें कवर हो रही है। अब DAP का जो रेट है वो 10 से 11,000 है, और वो जो है वो आपको पड़ती है 3,000 रुपये का एक बैग, यानी 6,000 रुपये में आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये वेलकॉन कंपनी है, वार्बल हैं, इनके पास ये मौजूद हैं। तो ये जिन जिम्मेदारों ने यूज किया है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरफ भी वो आ रहे हैं, जिस तरह यूरिया का क्राइसिस हुआ है। अगर आपने TSP यूज करनी है, 1 TSP यूज करेंगे, उसके मुतबादिल 3 SSP, या बिजाई के टाइम 2 नाइट्रोफास आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलफर्ज आप लोगों ने कोई खाद भी इस्तेमाल नहीं की बिजाई में, बात का जिम्मेदार के पास पैसे नहीं होते, मजबूरी होती है, फिर आप यही जो BOP है, पहले पानी पे भी 1 बोरी दे सकते हैं, दूसरे पानी पे भी 1 बोरी दे सकते हैं नामियाती खाद, या ये जो DAP है या TSP है वो आप पहले पानी पे आप लाजमी दे दें, ठीक है ना, पहले अगर गुंजाइश नहीं बन सकती। उसके बाद आपने 1.5 से 2 बोरी यूरिया, कद अगर फसल का बहुत छोटा है, आप 2 बोरियां तक हर पानी के साथ आधी बोरी यूरिया 15 अगस्त तक या 10 अगस्त तक मुकम्मल कर सकते हैं। यूरिया की कितने टोटल बैग हो गए आपने? आधी बोरी यूरिया अगर हर पानी के साथ देने के लिए बोली है, और किस स्टेज से आपने जी, कितने बैग हो गए टोटल जी बताइए? ये सर तकरीबन आप 2 बैग दे दें बस, टोटल ये ठीक है, पूरे फसल। दूसरे पानी से ऑनवर्ड चलेगी ना ये, ठीक है, ठीक हो गया। हाँ 2 बैग। अगर आपकी फसल कमजोर है, अगर आपका रकबा नरम है, जिस तरह रेतली मेरा जमीन होती है या मेरा जमीन होती है, उस पे आप 1.5 बोरी देंगे, ठीक है। यानी आप 1.5 बोरी यूरिया, 1 बोरी पोटाश, और पोटाश आप तीसरे से चौथे पानी पे दे सकते हैं, ठीक है, 1 बोरी। और जबकि DAP आपने शुरू में देनी है, या उसकी जगह पे आप नामियाती खाद डालेंगे तो वो पहले और दूसरे पानी पे 1-1 बोरी डाल दें, वो आप 3 बोरियों तक डाल सकते हैं, उसका खर्चा फिर भी DAP से कम पड़ता है। और बाकी आपने पूछा प्लेसमेंट, इसका 2 तरीका है। पहले जो जमीन की तैयारी के टाइम आप देते हैं, वो तो जब आप ने हल और रोटावेटर मार रहे होते हैं, तो उसके दौरान फाइनल कल्टीवेशन से पहले आपने फर्टिलाइजर दे के उसको आखिरी हल चला के आप बराबर कर देंगे, सुहागा लगा के बराबर कर देंगे, ये तो DAP का आ गया। उसके बाद जो आपने खाद देनी है वो फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल से साइड प्लेसमेंट के जरिए दें तो दी बेस्ट है, ठीक। दूसरा, अगर आपने मैनुअली डालनी है तो नालियों में, सियाड़ों में डालें, प्लांट के जो रूट जोन है उसके करीब करीब। इसके अलावा जो यूरिया का फर्टिगेशन का भी है, आधा बैग अगर आप नक्के पे किसी ड्रम में भगो के डाल दें तो वो कतरा कतरा पाशी के जरिए वो भी किया जा सकता है, वो भी मुअस्सर है अपने इस तरीके से। आपने बहुत अच्छी यूरिया बात का की। फर्टिगेशन से मुअस्सर है, जबकि DAP या दूसरी को फर्टिलाइजर है वो साइड प्लेसमेंट कर दें तो दीज आर द बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। अच्छा, मैं फिर वापस जाता हूँ। हमारे किसान भाई कुछ क्वेश्चन किसी ने पूछा है, मैं फेसबुक से देखता हूँ कि एक साहब पूछ रहे थे कि अभी जो इस वक्त कौन से कीड़े हैं जिन अभी इस वक्त जो एक वो जो दुम्बी क्या उससे कहते हैं, एक गुलाबी आजकल सुंडियों में सर, गुलाबी सुंडी तो बाद में आएगी, लेकिन अभी जो इस स्टेज पर जो कीड़े हैं जरा उनके बारे में बताएं कि मैं किन किन बताता हूँ। कीड़ों को मुहतात होना है, और आपने पेस्ट स्काउटिंग कैसे करनी है, कैसे जाके देखना है कि कीड़ा कितना है, जरा इसके बारे में बताएं। जी, गुजारिश ये है कि आज से जो क्या कहते हैं, पहले मैं रस चूसने वाले कीड़ों की बता दूं। स्टार्ट में जो है रस चूसने वाले कीड़े, वो उनका हमला होता है, खासकर सब्ज तेले का। सब्ज तेले की आपने फील्ड में जहाँ जाना है 3 स्पॉट सेलेक्ट कर लेने हैं,
वो जिगजैग भी हो सकते हैं और रैंडमाइज भी हो सकते हैं। यानी आप किसी जगह 3 स्पॉट्स में पहले आपने पत्ते, जिगजैग का बताएं सर, जिगजैग क्या है? आप हमारे जिम्मेदार को नहीं पता और रैंडम का भी नहीं पता, जरा प्लीज अपनी जुबान में जरा आसान अल्फाज ये में सर बताएं। यूं समझे आपने खेत में गए, फील्ड के यानी जिसको कहते हैं ना झटके तरीके से नाल, आपने 3 जगह सेलेक्ट कर लेनी है, मतलब है अपने एवरेज के साथ। ठीक है, एक आप एक नुक्कर पे खड़े हुए हैं, फिर दरमियान में चले जाएंगे या फिर तीसरे नुक्कर पे चले जाएंगे, ताकि वो बराबर फासले से 1 एकड़ में आपका एरिया सारा कवर हो। ठीक है, जिग जैग में यूं समझिए कि जिस तरह जेड बनता है, एक जेड की नुक्कर से, फिर दरमियान वाली जेड की नुक्कर से, और फिर आखिर वाली पे आपने जाना है, जेड की जो नीचे वाली नुक्कर है पाँव लेफ्ट वाला। ये जिग जैग तरीका है। तो गुजारिश ये है कि एक पत्ता फी जेसेड अगर आपने पत्ता पलटाना है प्यार से, एहतियात के साथ पत्ता ऐसे पलटाएंगे, देखेंगे कि नीचे अगर एक तेला मौजूद है, उसकी ETL लेवल आ गया। थ्रिप्स अगर 8 से 10 मौजूद हैं पत्ते के नीचे, वो मिड रिब्स में होती हैं, जो उसकी जड़ें होती हैं और रगें होती हैं पत्तों की, उसमें वो सफेद सफेद सोल्यूशन बनाते हैं थ्रिप्स, वो 8 से 10। इसी तरह सफेद मक्खी जो है वो अगर 4 या 5 अडल्ट अगर मौजूद हैं, तो वो उसकी जो है ETL लेवल। तो इसके लिए अगर आप क्राइसोपरला कार्निया दोस्त कीड़ा है, लेडी बर्ड बीटल है, इसी तरह दोस्त कीड़ों को अगर आप प्रमोट करते हैं या जी आपकी आवाज रुक गई है डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल में शायद आपके इंटरनेट का मसला है, तब तक जब तक आपका इंटरनेट ठीक होता है हम वाली क्राइसोपा की मुख्तलिफ, जी उससे सर आपका ये होगा कि दोस्त कीड़ों से शुरू के 2-3 हफ्ते कवर हो जाएंगे। बाकी आप ये सर है डॉक्टर साहब आप दोबारा बताएं, क्योंकि आपकी आवाज बीच में रुक गई थी, तो आप ट्राइसोपा की बात कर रहे थे, ये कीड़े जो हैं जी ये जी, इनके वो कार्ड हैं मोबाइल है ना, जिससे? असल में कॉल आ गई। जी क्राइसोपा फील्ड में छोड़ने से आपका जो सब्ज तेला है, जो मक्खी है, ये उसके मतलब है फीडिंग करता है उसके ऊपर, प्रेडेटर है, दोस्त कीड़ा है। तो इसी तरह लेसविंग है, वो भी दोस्त कीड़ा है। और इसके अलावा अपना लेडी बर्ड बीटल, वो भी पिक कर रही होती है, खासकर सकिंग इंसेक्ट्स को। तो ये अगर इसकी तादाद हम कैसे बढ़ा सकते हैं कि शुरू में स्प्रे को डिले करें। अगर हम सीड ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, अमीडा क्लोप्रिड 70 WS, वो अगर हम 24 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से करते हैं, तो हमें 25 से 30 दिन का जो है ना वो रस चूसने वाले कीड़ों से, उससे हमें छुटकारा हो सकता है। मतलब स्प्रे हमारा डिले हो जाएगा, पहला जो हम ऊपर फोलियर स्प्रे करेंगे अगर हम सीड ट्रीटमेंट कर लेते हैं एमिडा क्लोप्रिन के साथ आप कह रहे अमीडा क्लोप्रिड। हैं, ये और कितनी क्वांटिटी में आपने इस्तेमाल करना है? नए सवेरा का एक्टारा भी है, एक्टारा वो भी सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। ये कितना चाहिए होगा ये 8-10 किलो सीड के लिए, कितनी अमाउंट में आपने करना है? ये सर ग्रामों में होता है, ये एक्टारा की मुख्तलिफ डोज है, अमीडा की तो 24 ग्राम है ना, ये 20 चंद ग्राम होता है। मतलब अगर 20-25 ग्राम या 50 ग्राम की बोतल होती है, 2-4 एकड़ों में वो काम आ जाती है। 25 ग्राम, ठीक है ठीक है ठीक जी है। जी तो ये आप जो है 25 ग्राम जो है 8 किलो या 10 किलो पे इस्तेमाल करेंगे? जी जी। इसके अलावा सर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उसके बाद आप क्या कहते हैं पेस्ट स्काउटिंग करेंगे 15 दिन के वक्फे से। जब आपका 15 अगस्त से 30 सितंबर तक का एरिया होता है, ये जो सितंबर है मार्च रबी की फसलों के लिए, गंदम के लिए, और जो सितंबर है ये कपास का डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है, यील्ड आपकी सितंबर किधर लेके जाएगा। सितंबर को कॉटन के फार्मर के लिए सितमगर भी कहते हैं। अगर ये क्लाइमेट फेवर ना करे तो ये कॉटन के जिम्मेदारों के ऊपर सितम कर जाता है, इसलिए इसको सितंबर की बजाय सितमगर भी कहते हैं। तो इसमें हमने गुलाबी सुंडी के लिए भी स्प्रे करना है। जो बीटी कॉटन अगर नहीं है, नॉन बीटी भी चल रही है, एक किरण वैरायटी है नियाब की, और Z33 वगैरह दूसरी कोई 1-2 वैरायटीज हैं, तो वहां आपको बोलवर्म्स के लिए भी स्प्रे करना पड़ेगा। लेकिन अब चूंकि ये कोई
2000 का डिकेड नहीं है जिसमें आप अमेरिकन के लिए भी जिम्मेदार 18 स्प्रे करते थे, उनसे तो जान छूट गई। गुलाबी के लिए डेल्टा मैथरीन या ट्राइएजोफास। डेल्टा मैथरीन जो है 1 लीटर 3 बीघों पे होगा, जबकि ट्राइएजोफास 1 लीटर जो है वो 1 एकड़ के ऊपर स्प्रे होगा। इन दोनों में से आप, और डेल्टा फॉस भी मिक्सचर मिलता है, वो कर सकते हैं। पोल्ट्रिन सी भी यूज करते हैं इसके लिए। तो ये सर अगर रोजेट फ्लावर ना बनाया, सुंडी उससे पहले कहीं हिट में आ गई तो ये इससे कवर कर जाएगा। अदरवाइज पीबी रोब्स वाला जो मेथड है वो गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका है। आज डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, लेकिन मेरे ख्याल में इसके ऊपर फिर कपास की बीमारियों के ऊपर फिर दोबारा जो है हम थोड़ा सा पिक्चर्स के साथ, फोटोओं के साथ दिखाएंगे कौन सी बीमारी, इसका क्या इलाज है। तो चूंकि अभी ओके वो अभी फसल की स्टेज नहीं आई है, तो हम यही चाहते हैं कि जिम्मेदार थोड़ा सा, अभी आप वाली बात बहुत अच्छी है कि मुशाहिदा करें। तो आप कहते हैं कि रोज जाके देखें खेत को या हफ्ते में 1-2 दफा जाएं? नो सर, जब मैंने बताया 15 अगस्त से 15 सितंबर तक हफ्तावार चेक करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपने स्प्रे किया है, 5वें दिन आप जाके चेक करें, अगर स्प्रे की जरूरत है तो 7वें दिन बाद दोबारा स्प्रे हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर 15 दिन पे स्प्रे जाके पड़ेगा, कि महीने में 2 स्प्रे फिर करने पड़ेंगे। तो गुजारिश ये है कि थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस ये भी शेयर कर दूं कि बीटी कॉटन का बड़ा राज है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इजाजत हो 1 मिनट आपका मैं लूंगा, कि मैंने 2002 में निपजी में काम किया, 3 साल बायोटेक्नोलॉजी का इदारा है पाकिस्तान का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। वहाँ हमारे एक्स चेयरमैन जो डॉक्टर यूसुफ जफर साहब रहे हैं, उनके साथ मैंने 3 साल कॉटन बायोटेक्नोलॉजी सेंटर के प्रोजेक्ट में काम किया। बीटी कॉटन के बायोएसिक एक्सपेरिमेंट, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्मेशन, इन पे हमने काम किया। फिर मैंने निचीमैन अरिस्टा एग्रो पाकिस्तान में, राजनपुर में मेरी 50 फार्मर मीटिंग्स हैं एक कॉटन सीजन में। ये निपजी से पहले यानी बाद का टाइम है मेरा। उसके बाद मैं पीआरसी में आ गया। पीआरसी में चूंकि कॉटन का काम 2009-10 में फिर डॉक्टर यूसुफ जफर साहब एज ए पीआई लेके आए, तो उन्होंने मुल्तान मुझे ट्रांसफर करवाया भावलपुर से। तो 1.5 साल मैंने चाइनीज कॉटन पे ऑन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम काम किया है, 149-1, 149-2, इस तरह 5 तक। 149 उनका फार्म है चाइनीज का। तो चाइनीज एक्सपर्ट 4 आए थे, जिसमें इंजीनियर भी थे ड्रिप के, उनके साथ मैंने काम किया है। फिर भावलपुर में CPIS पे कॉटन के ऊपर काम किया है, सेंटर पे इरिगेशन सिस्टम पे प्रोडक्शन हमने ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही इंगेज रहे हैं। मुल्तान मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है और कॉटन से मेरा जो लगाव है ये जज्बाती भी है और इलाकाई भी है। बहुत शुक्रिया मुमताज साहब, आपने तो हमें थोड़ा सा अपना CV पूरा ही बता दिया। वेरी इंप्रेसिव क्रेडेंशियल्स। तो मैं ये कह रहा था, ये जो ड्रिप इरिगेशन है, इस पे कोई कॉटन लगी हुई है? कुछ जरा इसके बारे में बताएं, इसका कोई फार्मर है जिसको हम दिखा भी सकें? और चूंकि ये काफी सर ड्रिप इरिगेशन का ना थोड़ा सा जरा सर्वे करना पड़ेगा, क्योंकि चांसेस हैं, हो भी सकती है ऐसे, क्योंकि इस सीजन में मेरे साथ इस हवाले से किसी की डिस्कशन नहीं हुई। इस पे हम आपको वर्किंग करके बता सकते हैं। जो आपने ड्रिप इरिगेशन पे काम किया था ना चाइनीज के साथ, वो सारा जो हमने 4-5 साइट सेलेक्ट की थी वो ड्रिप इरिगेशन पे ही आपने वो एक्सपीरियंस? नहीं, वो हमने ऑलरेडी काम होता रहा है, चलता रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब चूंकि पूछ रहे हैं, इस दफा हम अगर कहीं विजिट करवाना चाहें, उसको अडॉप्ट किया, चूंकि वो वैसे पंजाब गवर्नमेंट का भी एक प्रोजेक्ट रहा है, लेकिन हम ये कहते हैं कि उसको प्रोजेक्ट जाने के बाद क्या जिम्मेदार उस पर लगा रहे हैं, और लगा रहे हैं तो उसका फायदा जो है वो मतलब कितना हुआ है, कितने मन तक ले सकते हैं। तो चूंकि आने वाला वक्त पानी नहीं है, ये डॉक्टर मलिक साहब ने भी बताया, मलिक यूसुफ साहब ने, कि पानी की शिद्दत है, और अभी हम अखबारों में भी देख रहे हैं पानी नहीं है, तो कम पानी से कैसे हम फसलें पैदा करें। तो इसके बारे में हमें, मतलब हम वो बात कर रहे हैं कि जो आने वाला वक्त है जिसके लिए हमें अभी से जो है अपनी तैयारी करनी है। तो सर बहुत नेक्स्ट वीडियो में इस पे डिटेल से करेंगे बात, लेकिन मैं पिछले सालों का डेटा पेश कर देता हूँ। हमने 4 साइट पे एक्सपेरिमेंटेशन की। एक पहले नंबर पे पाक जर्मन इंस्टीट्यूट है 5 फेज के ऊपर, जो कि टेवटा का अकलौता इदारा है और वहाँ डिप्लोमा होल्डर्स की ट्रेनिंग होती है, पाक जर्मन इंस्टीट्यूट।
वहाँ एक हमारी साइट थी। इसी तरह 11 MR में हमारी एक साइट थी फोर ब्रदर्स की। फिर प्रोग्रेसिव फार्मर की 4000 एकड़ का फार्मर था सईद झंडीर साहब, ये PARC के अपने फार्मर रहे हैं। तो वहाँ हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे 2 मरबों पे लगाई हुई थी। फिर मियाँ रियाज हुसैन पीरजादा के फार्म पे, वहाँ हमने 3 years कंसेक्टिव जो है 100 एकड़ के ऊपर मुख्तलिफ वैरायटीज कॉटन की भी टेस्ट की हैं और वीट की भी टेस्ट की हैं। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि इसकी जो आगे सक्सेस, वो सर थोड़ा सा ये है कि फार्मर ने कॉटन और वीट पे इतनी अडॉप्टेबिलिटी नहीं की ड्रिप के ऊपर, जितनी के बागात या सब्जियात और ये किचन गार्डनिंग इसका आप कह सकते हैं, इस पे ट्रेंड ज्यादा रहा है बनिस्बत की फील्ड क्रॉप्स। थैंक यू डॉक्टर मुमताज साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर जावेद हसन साहब आए हैं, माशाल्लाह कॉटन के एक्सपर्ट हैं, ब्रीडर भी हैं, और जो हमारा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन उसमें कॉटन एडवाइजर के तौर पे काम कर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जावेद साहब, आपसे जी सर। डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए इस वक्त कॉटन की जो सूरत हाल है उसमें जिम्मेदारों को क्या बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने होंगे कि हम जो है अगर 40-45 मन ले लें। जी ओवर टू यू डॉक्टर साहब। थैंक यू अगेन, बहुत शुक्रिया आप वालेकुम शॉर्ट सलाम नोटिस जी, पे तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त थोड़ा सा सिनेरियो बताते चलेंगे। कपास के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो उसका रेट होता है। उसके लिए जो एप्टमा ने अभी जो PM को लेटर भी लिखा है कि इसके जो रेट है कपास का पुट्टी का, वो 8000 पर मन जो है ना उसका रखा जाए। पिछले साल जो है गवर्नमेंट ने जो इसका रेट था वो 5700 रुपये पर मन जो है मिनिमम जो उसकी सपोर्ट प्राइस थी वो अनाउंस की थी। क्योंकि हम समझते हैं कि अगर कपास का रेट अच्छा मिलेगा तो काश्तकार को, तो काश्तकार जो है वो कपास की जो फसल है उसके ऊपर तवज्जो भी देता है और वो अपनी फसल को संभालता भी है। और जब उसको प्रॉफिट मिलेगा अच्छा कपास की फसल से, तो वो बाकी क्रॉप्स के ऊपर जाने के बजाय कपास की फसल को काश्त करेगा। तो हम समझते हैं कि एकड़े जो अगर बढ़ानी है तो उसके लिए हम चाह रहे हैं कि इसका जो प्राइस है वो ज्यादा से ज्यादा काश्तकार को मिले। और लास्ट ईयर भी जो इसकी प्राइस थी वो इसकी अच्छी प्राइस मिली है, जो इंटरनेशनल प्राइस थी उसके मुताबिक काश्तकार को प्राइस मिली है। और ये इस दफा भी यही देख रहे हैं, जो फ्यूचर की प्राइस एक्सपेक्टेड आ रही है वो बड़ी अच्छी प्राइस है। तो इसलिए काश्तकारों को हम हमारी तरफ से ये पैगाम है कि ज्यादा से ज्यादा कपास लगाएं ताकि आप ज्यादा जो है मुनाफा जो है कमा सकें। इस टाइम बाकी जो फसलें हैं उसके ऊपर बहुत कम मुनाफा जो है ना वो मिल रहा है काश्तकारों को। तो हमने उसका एक डाटा भी बनाया है, वो हम आपसे शेयर भी करेंगे कि बाकी फसलों के ऊपर कितना आपको मुनाफा मिल रहा है और कॉटन पर कितना प्रॉफिट है। सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है इस वक्त वो कॉटन के अंदर ही मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर मेरा क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो मेन प्लांट ब्रीडिंग है, उसमें सबसे अहम चीज वो यही है कि इस वक्त जो वैरायटीज का इंतखाब जो है काश्तकार वो सोच समझ के करे कि कौन सी जो वैरायटी है उनके इलाके के लिए मुनासबत रखती है। खास तौर पर इस वक्त जो पोजीशन है सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करने जा रहा है वो टेम्परेचर है। जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमें जो वैरायटीज का इंतखाब करना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि हमें वो वैरायटी चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा अच्छी हीट टॉलरेंस जिनमें मौजूद हो, क्योंकि वही वैरायटीज परफॉर्म करेंगी, वही वैरायटीज यील्ड देंगी इस हाई टेम्परेचर में। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि पानी के मसाइल भी काफी ज्यादा हैं, तो हमें हीट टॉलरेंट वैरायटीज की तरफ जाना चाहिए। तो इस वक्त जो हमारे पास मौजूद वैरायटीज है, जो नई वैरायटीज इस वक्त जो चल रही हैं, उसमें तो हमारे पास CKC1 अप्रूव वैरायटी है KM की तरफ से जो दी गई है। इसके साथ साथ CKC3 है, ये वैरायटी है जो कि अभी रिसेंटली जो है ना अप्रूव हुई है, और जिसके अंदर क्लेम किया जा रहा है कि पिंक के ऊपर भी उसके अंदर रेजिस्टेंस है। वो देखा जाएगा कि इस दफा कितने फार्मर उसको लगाते हैं, और पिंक के अगेंस्ट इसके ट्रायल में तो ये कामयाब है। अब पता चलेगा कि फार्मर्स के फील्ड के अंदर इसकी क्या पोजीशन बनती है। ये वैरायटी जो है इसका इंतखाब किया जाए। इसके साथ साथ हमारी जो ऑलरेडी वैरायटी चल रही है उसमें IUV13 है, BS15 है, वो वैरायटी चल रही है। इसके साथ साथ कुछ वैरायटी CIM की भी रजिस्टर्ड हुई है नई, जिसमें 6, 6, 7, 8 है। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की कुछ और वैरायटीज भी हैं जो कि अच्छी वैरायटीज हैं। जिस तरह CKC1 टेक्नोलॉजी जो है, ये इसके अंदर GT जीन मौजूद है, जो कि जड़ी बूटियों के लिए आप के जो काश्तकारों को बड़ा फायदा हो सकता है। खास तौर पर बड़े जो फार्मर हैं वहां पर जो इशू है वो ये नहीं होता है कि आपका जो है फार्मर, जो बड़ा फार्मर है, उसको
जो बड़ा फार्म है वो जड़ी बूटियों कंट्रोल इसलिए कर सकता है कि जब इसके जीटीजी होगा तो स्प्रे कर देगा, तो उसको जो है ना गोडी का खर्चा काफी ज्यादा और लेबर के जो मसाइल हैं वो बचते हैं। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी को लाजमी इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए काश्तकारों को एक मेरी तरफ से पैगाम है, जो कि काफी इश्यूज भी हो रहे हैं कि क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा वैरायटीज हमारे पास सिंगल जीन मौजूद हैं, तो काश्तकार की तरफ से या सीड कंपनीज की तरफ से किसी भी जगह एरर हो सकता है। तो काश्तकार जो है हमेशा जीटीजी जितनी भी वैरायटीज हैं एक लाइन पहले उसकी स्प्रे करें ग्लाइफोसेट की, वो चेक करें, एक हफ्ते बाद उसका रिजल्ट आ जाता है। जब उनको कंफर्म हो जाए कि ये वही वैरायटी है जिसके ऊपर ग्लाइफोसेट स्प्रे करने से कोई मसला नहीं हुआ, जड़ी बूटियां खत्म हो गई हैं, पौधे को कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर वो पूरे प्लांट, पूरे जो फील्ड है उसके ऊपर उस स्प्रे करें। तो ये एक मशवरा बड़ा जरूरी है। और उसके साथ साथ सबसे अहम जो एक चीज इस वक्त जरूरी है काश्त के साथ साथ वैरायटी के इंतखाब के साथ, वो ये है कि आप हमारे जो काश्तकार है वो लाजमी तौर पर जो है बीज को जहर लगाएं। जब आप बीज को जहर लगा देते हैं तो आपकी जो फसल है वो तकरीबन 40-45 दिन जो है वो सकिंग इंसेक्ट से बच जाती है। तो ये मेरे कुछ पैगाम थे। इसके साथ साथ ये है कि जो वाइटीज के इंतखाब के लिए सर्टिफाइड जो बीज है उसका इंतखाब किया जाए। ये तो हम देख रहे हैं कि सर्टिफाइड सीड बहुत सारी ऐसी वैरायटीज हैं जो मौजूद ही नहीं है इस वक्त, जो अच्छी हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं वो नॉन अप्रूव चल रही हैं। तो इसके लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हर तरफ से कि ये कोई ऐसी वैरायटीज को जल्द से जल्द अप्रूव किया जाए जो अच्छी यील्ड देने वाली वैरायटीज हैं। और इस वक्त जो दूसरी चीज ये है कि जो लेट सोइंग है इसके अंदर हमें सबसे बड़ा इशू होता है वायरस का। तो काश्तकारों को चाहिए कि जब वो वैरायटी का इंतखाब करें तो ऐसी वैरायटीज का इंतखाब करें जो वायरस रेजिस्टेंट या वायरस टॉलरेंट वैरायटीज हो, क्योंकि लेट सोइंग के अंदर सबसे बड़ा जो इशू वो वायरस का ही आता है। तो सोइंग क्योंकि लेट होगी, रेट अच्छा है फार्मर्स को, मैं समझता हूँ कि कम से कम 15 जून तक सोइंग जो है ना वो करनी चाहिए। इस महीने में मैक्सिमम सोइंग कंप्लीट कर लें ताकि आपकी जो बाकी मसाइल हैं, मौसमी हालात से बचा जा सकता है या वायरस से बचा जा सकता है, तो अपनी जो सोइंग है उसको जल्द अज जल्द जो काश्तकार कंप्लीट करें। और दोबारा बताता चलो कि सबसे ज्यादा मुनाफा जो है वो इस वक्त कपास के अंदर है। मैक्सिमम जो है काश्तकार को चाहिए और कि ये कपास लगाएं, उसके साथ साथ पानी के जो मसाइल हैं उसको देखते हुए हमारे पास शुगर केन और राइस, खास तौर पर राइस की जो है ना वाइबल नहीं है हमारे पास क्रॉप, हमें नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उसको पानी ज्यादा चाहिए। तो इसलिए हमारे काश्तकारों का ये पैगाम है कि हम ज्यादा से ज्यादा कपास लगाएं और जिससे अपनी उसका मुनाफा भी बढ़ेगा और पाकिस्तान की जो मईशत है वो भी तरक्की करेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने कूजे को दरिया में बंद कर दिया। जो की मैसेज आपने दिया ना, ये दो बड़े अच्छे मैसेज थे कि वैरायटी का जो इंतखाब है वो करें जो कि अप्रूव्ड वैरायटी हो, जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा हो। इस वक्त मेरे ख्याल में कोई 40-50 के लगभग वैरायटियां मार्केट में हैं। ये बहुत ज्यादा वैरायटियां हैं। एक जिम्मेदार बेचारा वो परेशान हो जाता है, कैसी वैरायटी लगाए, कैसे लगाए। तो जिनके कंपनीज के पास सीड है भी सही, मेरे ख्याल में भी होल्ड करें अगले सालों के लिए, सारा एक दफा ना लेके आए, तो वरना ये सारा चीज जो है ना जाया। और क्योंकि एक वैरायटी को बनाने पे बहुत खर्चा होता है, तो अगर हम उसको सही तरह से मार्केट में सही मौजू वक्त पे नहीं लाएंगे तो उसका जो है फायदा नहीं होगा। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी की इसकी ये जो आमदन के हिसाब से, अगर आपने वो 5700 रुपया पर एकड़ हो और अगर आप 40 मन ले लें या 30 मन ले लें तो फिर भी आप तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए आप इस फसल से ले सकते हैं। तो अपने खर्चे कम करने हैं। तीसरी बात आपने सर बहुत अच्छी की कि आपने जहर शुरू में आपने सीड के साथ लगाना है। तो अभी जो कि हमारे साथ डॉक्टर सबर साहब मौजूद हैं, कॉटन के गुरु हैं, कॉटन के माशाल्लाह क्या मैं कहूँगा फादर ऑफ कॉटन है पाकिस्तान में। तो हम इनसे पूछते हैं कि जिम्मेदारों को गवर्नमेंट की तरफ से इस वक्त क्या सपोर्ट अवेलेबल है और किस तरह से आप देखते हैं कि हम इंशाल्लाह अपना हदफ पूरा कर सकें। जी डॉक्टर सबर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने का। आप पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, यहाँ मुल्तान में बेस्ड हैं, डायरेक्टर भी हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ओवर टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम। आप म्यूट है सर, आप म्यूट हैं अभी। जी आप, आपका माइक ऑन नहीं है सर। जी 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 अभी आवाज आ रही है शायद जी, आ मेरे रही सेल आवाज से। जी तो इसमें सर थैंक यू सो मच। एक तो साबी को मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, कॉटन के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम्स फ्यूचर में भी किए हैं और आज भी अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट किया है, आपको डेफिनेटली मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद जो हमारा ऑफिस है भावलपुर का, ये लोग चूँकि चोलिस्तान और भावलपुर का जो ड्राई एरिया है इसमें काम करते हैं, तो ये लोग भी माशाल्लाह इनकी अच्छी एक्सपर्टाइज है कॉटन में, मैं देख रहा था।
खास तौर पे डॉक्टर मलिक यूसुफ साहब जो है, इनकी तो जितनी भी हमारी ड्राई लैंड एरियाज हैं, इनके मैनेजमेंट पे बहुत अच्छा काम है और अच्छी एक्सपर्टाइज है। डॉक्टर मुमताज साहब का काफ़ी अरसा गुजरा है कॉटन में, तो उनकी भी माशाल्लाह बड़ी ज़ील से और एंथुजियास्टिकली कॉटन को डील करते हैं। और वी आर हैप्पी कि हमारी अपनी टीम के अलावा जो भावलपुर में कॉटन रिसर्च स्टेशन है हमारा, वहाँ पर कुछ हमारे अपने डिपार्टमेंटल इश्यूज की वजह से प्रॉपर जो इश्यूज हैं हमारे पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी को इस वक्त, जिसकी वजह से हमारी अपनी परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी या वो नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी आप देखेंगे कि होना ये चाहिए था कि इस वक्त फेडरल कमेटी ऑन कॉटन, फेडरल कॉटन क्रॉप असेसमेंट कमेटी मीट करती थी, जो प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट वाइज टारगेट्स एरिया के, प्रोडक्शन के, यील्ड के, इन सब को फोरकास्ट करती थी और उसकी मंथली मीटिंग्स होती थी। लेकिन हमारा सिस्टम इन प्लेस अनलकीली नहीं है। इस दफा अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई कॉटन क्रॉप असेसमेंट कमेटी की। ऐसे जो मंथली मीटिंग होती थी, हम पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलके यहाँ CCRE मुल्तान में करते होते थे। CCMG की मीटिंग थी, कॉटन क्रॉप मैनेजमेंट कमेटी की, तो अनलकीली वो सिस्टम भी इस दफा दोनों गवर्नमेंट्स में अब इश्यूज, कुछ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी आए हैं, तो उसकी वजह से वो भी इन प्लेस नहीं है। तो फार्मर्स के साथ जो हमारा लिंक है वो डेफिनेटली ब्रोकन है। हम प्रॉपरली नहीं फार्मर को टेकअप लिंक उनके साथ नहीं कर रहे हैं और उनको प्रॉपर गाइड करने की पोजीशन में नहीं है। तो सावी आई थिंक वन ऑफ आर मैं पर्सनली आज तक उसको इतने हद तक ऑन करता हूँ कि बहुत अच्छे हद तक जो है हमें हमारा एक एक्सटेंशन विंग कह लें या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में हमें बहुत सपोर्ट मिल रही है, उसकी वजह से फार्मर से कनेक्टिविटी में। पॉलिसीज डॉक्टर जावेद साहब ने भी पहले अर्ज किया है, जैसे गवर्नमेंट ने इस दफा जो भी हो सकता है, सबसे बड़ी इस दफा जो हमने सीजन शुरू किया था वो कॉटन की जो नई चीज जो हमने शुरू की थी वो प्राइसेस थी कॉटन की। तो ये पहला सीजन था जिसमें कम से कम कॉटन को लोगों फार्मर्स को इतना पता था कि अगर हम ये इतनी कॉटन ग्रो करते हैं तो हमें इतनी कॉटन पर एकड़ लेने की पोजीशन में होते हैं, तो हमें इतना रिवॉर्ड मिल जाएगा कॉटन में, जो इससे पहले कम से कम एटलीस्ट नहीं होता था। वो मार्केट फोर्सेस के रहमो करम पे होता था। तो पहली दफा आई थिंक ऑल ट्रिब्यूट्स टू सैयद फखर इमाम साहब जो फूड एंड एग्रीकल्चर के, उनकी बहुत ज्यादा एफर्ट्स थी कि उन्होंने फार्मर्स के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप पाकिस्तान में लिया, मार्केटिंग सिस्टम बनाया। तो और ये पाकिस्तान में ये 70 साल की एफर्ट्स के बाद हम ये चीज कर पाए और ये चीज ऐसी कर पाए कि अब इवन जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं, एप्टमा है, वो लोग इसको अब डिमांड कर रहे हैं कि ये बहुत कम, इसके बावजूद बहुत कम प्राइसेस है। चूंकि जब हम इसको इंटरनेशनल और रीजनल प्राइसेस के साथ कंपेयर करते हैं तो ये वाकई अभी भी एक कोई अट्रैक्टिव प्राइस नहीं है कि हम अपनी प्राइसेस को रीजनल और इंटरनेशनल प्राइसेस, ये चाइना की खास तौर पे, अच्छा हमारी कॉटन चाइना बहुत जा रही है। आप पिछले जो सोशल मीडिया पे मैं भी शेयर कर रहा हूँ, न्यूज़ काफ़ी आ रही हैं मुख्तलिफ प्रेस और मीडिया के थ्रू, तकरीबन को $170 मिलियन की कॉटन जो है इस वक्त तक हो चुकी है, चाइना में एक्सपोर्ट हो रही है। और वो कॉटन एक्सपोर्ट हो रही है जो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, जो हमारी एक ग्रेड क्वालिटी कॉटन है वो चाइना में जा रही है। अब आई डोंट नो हमारी लोकल इंडस्ट्री उसको कैसे देख रही है इस चीज को, और आया ये अपनी रिक्वायरमेंट्स को कैसे लोकली पूरा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और एक तो उनकी ये एफर्ट उसमें ये नजर आती है कि आप प्राइस हाइक करें लोकल कॉटन की, ताकि ये जो ट्रेंड है टूवर्ड्स दी एक्सपोर्ट टूवर्ड्स चाइना ये कम हो या रुके। लेकिन अगेन अगर हम सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की थोड़ा मिस करके सिर्फ फार्मर या प्रोडक्शन सेक्टर की बात करते हैं, तो हमारे फार्मर को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हासिल है इस साल कि उनको बहुत अच्छी प्राइसेस ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं। 8,000 की बात की जा रही है और ऑलमोस्ट
इसी के अराउंड अच्छी क्वालिटी की कॉटन जो है वो इंशाल्लाह इसी प्राइसेस पे इस दफ़ा अवेलेबल फार्मर्स जो है वो सेल करने की पोजीशन में होंगे। तो प्लानिंग और उसके बाद अगर हम बात करें ओवरऑल इस दफ़ा की जो अभी तक क्रॉप सिनेरियो है, सीड की क्वालिटी और वैराइटीज़ की क्वालिटी हमेशा क्वेश्चनेबल रही है पाकिस्तान में। बहुत कुछ करने की इसमें ज़रूरत है और अभी मैं कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ कि क्या-क्या करेंगे, लेकिन बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हमने अपनी वैराइटीज़ को इम्प्रूव करना है, हमने अपनी टेक्नोलॉजीज़ को आप 50 वैराइटीज़ कह रहे हैं, ग़ालिबन मेरे पास जो लिस्ट है कोई 250 के करीब वैराइटीज़ इस वक़्त सर्कुलेट कर रही हैं पूरे पाकिस्तान में। और मैं इन चीज़ों को सुबह-शाम राउंड द क्लॉक डील करता हूँ। आप यकीन करें मुझे कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है और किस तरीके से हमारा वेराइटल रेगुलेशन सिस्टम और सीड सिस्टम किस तरीके से पाकिस्तान में चल रहा है और एक इतनी बड़ी क्रॉप का सीड सिस्टम अच्छा आप कोई भी और क्रॉप ले लें पाकिस्तान में, थकी हारी हुई कोई क्रॉप ले लें, मटर ले लें उससे कम जितनी भी क्रॉप्स हैं वेजिटेबल क्रॉप्स तो उनके बड़े अच्छे सीड और बड़ी अच्छी वैरायटीज और बहुत अच्छा सिस्टम फॉर्मल सेक्टर में मौजूद है या इनफॉर्मल सेक्टर में मौजूद है। लेकिन हमारे यहाँ अनलकीली कॉटन का जो फॉर्मल सीड सिस्टम है हम अभी तक एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। तो अगेन मैं अपनी आवाज़ जो भी हमारे हायर अप्स हैं उन तक पहुँचाता हूँ कि आप काइंडली इसको जो हमारा वेराइटल डेवलपमेंट है, हमारी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का जो पार्ट है, ये अच्छा नहीं है। जब तक हम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के पार्ट को ऐसी वैराइटीज जो विच आर लोडेड विद वेरी गुड टेक्नोलॉजीज और वो अंडर प्रॉपर सर्टिफिकेशन सिस्टम के तहत उनको हम नहीं लेके जाएंगे, उस वक्त तक ये जस्ट एक फिश मार्केट बनी हुई है और कुछ समझ नहीं आती है कि इसकी जो सीड का सिस्टम है ये फाइनली कहाँ जाके रुकेगा। तो बहुत काम करने की ज़रूरत है। आई एम श्योर उस पे हम स्ट्रेस भी कर रहे हैं और हम देखते हैं कि अल्लाह खैर करे कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और आती है मिनिस्ट्री में तो सूरत-ए-हाल इसको हम इंशाल्लाह बेहतर करने की कोशिश करेंगे और डेफिनेटली हम एप्टमा को भी इसमें और जो हमारी इंडस्ट्री है उसको भी हम इनवाइट करेंगे कि वो आए मैदान में हमारे साथ ताकि इन चीज़ों को इन टारगेट्स को अचीव किया जा सके। पीसीसी का चूंकि सिस्टम अपनी जगह पे काफी डिस्टर्ब है तो कॉटन अथॉरिटी डेवलप बनाने की बात हो रही थी। जो चीजें अभी गवर्नमेंट के आउस्टर होने की वजह से थोड़ी पसे पर्दा चली गई हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ काम हो रहा है। देखें अल्लाह खैर करे कि सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हो और हमारा रिसर्च और रेगुलेटरी सिस्टम सीड सिस्टम ये सारी चीजें ठीक हो जाएं। इसके बगैर और कोई अब हमारे पास इलाज नहीं है इन चीजों का। उसके बाद अगर हम बात करें करंट क्रॉप पोजीशन की तो बेस्ड अपॉन जो प्रेडिक्शन थी और प्राइसेस कॉटन की और जो हम हमेशा डिमांड करते होते थे कि एक अच्छा प्राइसिंग सिस्टम आप फार्मर को दें, तो उस बेस पे फार्मर्स ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। क्वांटिटी ऑफ सीड हमारे पास बहुत इस दफा जो हमारी रिक्वायरमेंट है अराउंड 40,000 मेट्रिक टन फजी सीड की हमारी रिक्वायरमेंट है और मोर देन 85% सीड जो है हमारे पास अवेलेबल था। और क्वालिटी वाइज अभी इश्यूज डेफिनेटली हैं। जो सर्टिफाइड क्लास का सीड है वो अभी भी 25-30% से ज्यादा नहीं है जो सर्टिफाइड कैटेगरी का सीड है। अब सर्टिफाइड कैटेगरी का जो सीड है उसकी क्वालिटी क्या है उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ यही एक्सेप्ट करें कि सर्टिफाइड सीड की इंपॉर्टेंस को देखते हुए तो 25-30% टोटल सीड का जो है हमारे पास वो सर्टिफाइड सीड है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट ये है कि सीड को अर्ली जनरेशन सिस्टम को इसमें अडॉप्ट करें, इसको प्री बेसिक बेसिक और प्रॉपर तरीके से इसको सीड को बना के तो सर्टिफाइड सिस्टम को अडॉप्ट करने के बाद जो अच्छी क्वालिटी का सीड है और जो परसेंटेज है सर्टिफाइड सीड की इन टोटल सीड अवेलेबिलिटी उसको हम बढ़ाएं। बाकी क्रॉप की पोजीशन अगर हम डिस्कस करें तो जिस तरह पहले लोगों ने डिस्कस किया है, टेम्परेचर अनलकीली इस दफा अप्रैल के जो टेम्परेचर्स थे और अभी मई में जो टेम्परेचर आ रहे हैं और नेक्स्ट वीक हीट वेव जो एक्सपेक्ट की जा रही है और जिसमें कहा जा रहा है कि हमारा टेम्परेचर ऑन एवरेज बेसिस कहीं 42 से 46 के दरमियान कहीं रहेगा। तो ये वो टेम्परेचर है जो जून में जाके चंद दिन होता था
मीन 3 दिन या 4 दिन जून के कहीं 46, 47 और एक आध दिन 48 को टच कर जाता था। तो ये टेम्परेचर अभी हमारे इसी वीक में नेक्स्ट वीक टच करने जा रहे हैं अगेन। तो मुल्तान हो गया, आगे पंजाब सिंध की सूरत हाल देखें, वहां पर भी नवाबशाह, सिब्बी, आगे बलूचिस्तान में तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हैं। क्रॉप्स का लॉस हुआ है। अब वो फील्ड जहां पर क्वेश्चनेबल क्वालिटी का सीड लगा हुआ था वो बहुत डैमेज हुआ है और कई फार्मर्स ने अपनी क्रॉप्स को प्लो अप किया है। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए, तो ये तो जरूरी है, आई मीन सीड की अच्छी क्वालिटी का सीड देना, अदरवाइज ये प्रॉब्लम्स होते रहेंगे कि जब तक सीड की क्वालिटी अच्छी नहीं है वो स्ट्रेस, शुरू से ही स्ट्रेस कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जो इरिगेशन के बारे में बताया डॉक्टर मुमताज साहब ने, ये बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे अच्छी प्लांटिंग करें, क्वालिटी ऑफ प्लांटिंग का ख्याल रखें। उसके बाद जो पहली 2 पानी है, मीन पहले 2 पानी को आपने यूज़ करना है जर्मिनेशन 100% और प्लांटिंग को, जो आपकी प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको 100% मेंटेन करने में। पहले पानी से आपने जर्मिनेशन 100% लेनी है और दूसरे पानी से आपने स्ट्रैंड, जो बेसिक स्ट्रैंड है क्रॉप का, उसको 100% इंश्योर करना है। और जो सब्सिक्वेंट पानी और इरिगेशन है उसे आपको क्रॉप को हीट को बचाना है। और जो ये शेड्यूल है पानी का और जो टेम्परेचर की प्रेडिक्शन है अभी मई और जून में, तो मेरा ख्याल ये है कि फार्मर को प्लान करना चाहिए। पानी डेफिनेटली इश्यूज हैं अवेलेबिलिटी के, लेकिन इम्कान है कि हमारे ग्लेशियर्स काफ़ी तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं और जो इनफ्लो है पानी का वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो नहरों में इंशाल्लाह पानी की अवेलेबिलिटी बेहतर होगी और हुकूमत थोड़ा सा कोशिश कर रही है एनर्जी वाले इश्यूज को भी ठीक करने में। तो आई एम श्योर कि जो पानी की अवेलेबिलिटी है, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी है सप्लीमेंट करने के लिए, वो भी बेहतर होगी। लेकिन ये मीन ज़हन में रखना चाहिए फार्मर को कि हफ्ते से 10 दिन का इंटरवल 7 से 10 दिन के इंटरवल पे आपको हर सूरत में पानी को बहुत जरूरी तरीके से इंश्योर करवाना है, चाहे इरिगेशन वाटर हो, चाहे सप्लीमेंटेड हो, चाहे दोनों मिला के आपने देने हैं या ट्यूबवेल का अलग पानी अवेलेबल, जो भी जहां भी सूरत हाल है, पानी की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है क्रॉप को बचाने के लिए। पेस्ट को फॉर द टाइम बीइंग आप सेकंड रखें। उस जगह पे जहाँ पे क्रॉप अर्ली लगा ली गई है और बड़ी हो गई है और डैमेजेस हो रहे हैं, वहां पर लोग पेस्ट को उस हिसाब से मैनेज करें अपने प्लांट प्रोटेक्शन एक्सपर्ट्स के साथ, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्सपर्ट्स के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके उसकी प्रॉपर पेस्ट स्कूटिंग करके, जैसे डॉक्टर मुमताज साहब ने कहा, कि उसको वो इंश्योर करवाएं। लेकिन इन केस के क्रॉप, चूंकि ज्यादातर प्लांटिंग अभी लेट और ईद के बाद ज्यादातर प्लांटिंग्स हमारी हो रही हैं, तो उसको कैसे हमने हैंडल करना है, उस प्लांटिंग को कैसे मैनेज करना है, उस प्लांट स्टैंड को कैसे सक्सेसफुल करना है, ये पहला टारगेट फार्मर का होना चाहिए और उसके बाद फिर प्लांट प्रोटेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। एक अच्छा डिसीजन, कुछ केसेस हमारे साथ आए हैं इस दफा कि चूंकि हीट वेव पिछले इस वीक में भी, ईद के दिनों में भी और अभी बाद में भी मुल्तान खासतौर पे और सिंध साइड पे अर्ली लोगों का चूंकि ट्रेंड चल गया था कॉटन का, तो इस साल ज्यादा प्लांटिंग भी हुई है डेफिनेटली और अर्ली प्लांटिंग भी ज्यादा हुई है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि जिस जगह पे अच्छी क्वालिटी का सीड नहीं लगा हुआ था वहां पर प्लांट्स स्टैंड अफेक्ट हुए हैं। जैसे अभी कोई एक फार्मर भाई क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि हमारा इस तरह का डैमेज हो गया तो हम क्या करें। तो उसमें यही है कि फार्मर एक बड़ा इंटेलिजेंट डिसीजन ले। अगर क्रॉप स्टैंड इस पोजीशन में है कि उसको आप लेटर पार्ट ऑफ द सीजन में मैनेज कर सकते हैं, तो आप उसको स्टैंड को खड़ा रखें और उसी को अच्छी मैनेजमेंट के साथ आगे ले जाएं। लेकिन अगर मोर देन 50% क्रॉप इस पोजीशन में नहीं है तो बेहतर ये है कि उसको प्लो अप करके, अभी चूंकि टेम्परेचर हाई हैं तो अब भी अगर मीन विद इन ए वीक 10 डेज अगर प्लांटिंग होती है तो एक अच्छी क्रॉप दोबारा फार्मर उसकी बेस रख सकता है और एक अच्छी क्रॉप ले सकता है। तो ये मेन। डॉक्टर साहब आपको एक सेकंड रोकते हैं। डॉक्टर साहब ये आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं तो इतनी फ्लो में, मतलब मैं थोड़ा सा और आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कुछ जिम्मेदार क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं यहाँ पे। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें डॉक्टर साहब से जरा एग्जैक्टली अभी पूछ लेते हैं। तो आपने पानी के बारे में बहुत एक क्रिटिकल चीज बताई है और सोइंग का जो कि इस दफा शुरू में होगी। एक चीज जो मुझे बॉदर कर रही है, जो कि
कि जब ज्यादा कॉटन होगी क्या कीमतें तो नहीं नीचे गिर जाएंगी, तो मार्केट तो नहीं क्रैश कर जाएगी? इसके बारे में क्या ख्याल है, थोड़ा सा ये बता दें। ठीक है जी। ये आई मीन ये कंसर्न हमारा पास्ट में तो होता था जब हम टोटली लोकल मार्केट पे डिपेंडेंट होते थे। तो उस वक्त बायर की मर्जी होती थी कि जब उसकी अराइवल ज्यादा होती थी तो वो लोग कुछ अरसे के लिए आपस में मशवरा करके और सारा कुछ लॉबिंग करके तो वो कुछ अरसा एक वीक के लिए चंद दिनों के लिए रोक लेते थे क्रॉप की परचेज, उससे प्राइस क्रैश हो जाती थी। लेकिन इस दफा में जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक तो ये है कि ओवरऑल हमारी क्रॉप की फिगर्स इतनी अच्छी नहीं है कि उनको एक्सप्लॉइट किया जाए उसकी क्वांटिटी को या उसकी प्राइसेस को। दूसरा ये है कि जो चाइना फैक्टर अब आ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ये जो हमारी अच्छी कॉटन है वो चाइना में जा रही है, रॉ कॉटन खास तौर पे। तो इसके आई थिंक मैं ज़्यादा इस पे कंसर्न नहीं हूँ फॉर द टाइम बीइंग प्राइस क्रैश का। लेकिन जो कंसर्न ये है कि इस वक्त जो हाई टेम्परेचर्स प्रिवेलिंग हैं, जो सीड की क्वालिटी है, जो क्रॉप की मैनेजमेंट है, और उसके बाद फार्मर की जो कॉन्शियसनेस है, और अभी जो फ्यूचर में जो स्ट्रेस आ सकता है पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट का और वायरस वगैरह का, तो वो कैसे बिहेव करता है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, स्ट्रेस करने वाली हैं। और यही चीजें मैनेज करने वाली हैं कि किस तरीके से अच्छी तरीके से फार्मर इन चीजों को मैनेज करके अच्छी पैदावार ले सकता है। तो ज्यादा आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि इंशाल्लाह प्राइसेस क्रैश नहीं करेंगी और अच्छी प्राइसेस रहेंगी कॉटन की। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रोडक्शन ले सकें और ओवरऑल बेसिस पे जो हमारी नेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं कम से कम उसको हम इस सीजन में पूरा कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आपने बड़ा, हमें इससे थोड़ी तसल्ली हो गई है कि अगर हम मतलब अब तो चूंकि जिम्मेदार जो हैं वो बिल्कुल दुनिया के अंदर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान का जो ग्रोअर है या जिम्मेदार है वो बिल्कुल इंडिया का ग्रोअर है, या वो उधर आप इधर वस्ती एशिया की जो रियासतें हैं उनका ग्रोअर है। हम एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। तो अब हमारी जो गेम है सारी वो है कि हम अच्छी क्वालिटी और अपने खर्चे कम करें। खर्चे कम करें वो जैसे कहते हैं ना जी, जिसमें आपको फायदा हो। तो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं हसनैन न्याजी साहब, आपने हाथ खड़ा किया। सर आप क्वेश्चन पूछें जी, आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा 2 क्वेश्चन है। एक तो इस साल जो कॉटन की एकरेज है वो लास्ट से कुछ 50% इंक्रीज में फॉरकास्ट हो रही है। तो डेफिनेटली अगर पानी का क्राइसिस नहीं होता तो ये इंक्रीज कर जाएगी। जब एकरेज ज्यादा होगी तो डेफिनेटली जो पेस्ट इंसिडेंस है वो भी ज्यादा होगी। तो पेस्ट मैनेजमेंट जो है इस साल में भी मेरे ख्याल में एक मेजर इशू रहे, क्योंकि अगर पेस्ट टाइमली कंट्रोल नहीं होता तो यील्ड इम्पैक्ट होगी। सेकेंडली इस साल जो CKC1 ग्लाइफोसेट टॉलरेंट और पिंक टॉलरेंट जो वैरायटीज फील्ड में कास्ट हुई हैं, तो वो नो डाउट के हाई यील्डिंग तो वैरायटीज हैं, लेकिन उसकी जो मैनेजमेंट है या उसकी एग्रोनॉमी है वो फार्मर को पता होना बहुत जरूरी है। तो इस हवाले से गाइड करेंगे हम फार्मर किस तरह इन चीज़ों की नॉलेज ले सकता है, इस CKC1 वैरायटी की एग्रोनॉमी और इसके जो डिफरेंट फीचर्स है। थैंक यू हसनैन साहब। ये इसका आंसर सवर साहब आप देना पसंद करेंगे या डॉक्टर जवेद साहब से पूछें, जो कि वो CKC के बारे में ज्यादा समझते हैं? जी सवर साहब आप पहले जी, थोड़ा सा मैं दे देता हूँ, फिर कुछ डॉक्टर साहब बता देते हैं। जो एरिया का है जी, हमारा ओवरऑल जो टारगेट होता है वो तकरीबन पाकिस्तान का 3.2 मिलियन हेक्टेयर्स होता है। 30 लाख हेक्टेयर से ज्यादा या 80 लाख एकड़ के करीब जो हमारी रिक्वायरमेंट है। हमें अगर 14 मिलियन बेल कम से कम चाहिए तो उसके लिए हमें 80 लाख एकड़ कॉटन चारों सूबों में ये प्लांट करनी पड़ती है। पिछले चंद सालों में जो एरिया था वो डेफिनेटली कहीं हाफ से थोड़ा ऊपर आ गया, कोई रफली 50 लाख एकड़ के करीब हो गया था। तो इस दफा पहला सीजन था कि वी वर कमिंग बैक टूवर्ड्स द एरिया, कि कम से कम एरिया के लिहाज से जो हमारे टारगेट्स थे वो हम पूरे करने जा रहे थे। कि हम अराउंड मोर देन 70 लाख एकड़ टारगेट था इस दफा कि हम इसको पूरा कर पाएंगे, और उसी हिसाब से जोरों शोर से प्लांटिंग भी हुई थी और उसी हिसाब से सीड की क्वांटिटी को भी मैनेज किया गया था। बाकी टेक्नोलॉजी की जहां पर बात है कि जो CKC या वैरायटीज हैं, डेफिनेटली फार्मर के पास अब क्या ऑप्शन है
मीन हमारी कॉटन स्ट्रेस में है। अगर कोई ये कहे कि जी पेस्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल जहालत वाली बात है कि पेस्ट नहीं होगा। हमारी कॉटन इज टोटली प्रोन टू a variety of the insect pests, जिसमें मीन 4-5 मेजर थ्रेड्स शामिल हैं, एक डिजीज शामिल है। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि कॉटन की क्रॉप अगर हम लगेगी तो मीन पहला टारगेट तो हमारा एरिया है कि हम एकरेज अपनी पूरी करें, हम अपनी जर्मिनेशन ठीक करें, हम अपना प्लांट स्टैंड ठीक एस्टेब्लिश करें। उसके बाद हमारी अच्छी प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी, एक मीन नॉर्मल वायबल फील्ड हमारे पास मौजूद हो। उसके बाद जो है प्लांट प्रोटेक्शन के इश्यूज आते हैं। तो उसमें डेफिनेटली जो पहली चीज जो फार्मर ने करनी होती है वो ये है कि जो नॉर्मल ट्रेडिशनल हमारी वैरायटीज हैं और खास तौर पर जो सिंगल जीन वैरायटीज हैं वो नहीं इतना परफॉर्म अच्छा करेंगी जितना डबल जीन या चूंकि ट्रिपल जीन में भी डबल जीन शामिल है और एक एडिशनल आपके पास ग्लाइफोसेट टॉलरेंस का जीन शामिल है जिसमें आप ग्लाइफोसेट वीडीसाइड्स आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोटेक्शन के बड़े एवेन्यूज हैं। मीन फार्मर ने जो सबसे पहले जो चीज कैश करनी है वो टेक्नोलॉजी कैश करनी है कि कम से कम मीन हम शुरू से रिकमेंड करते आ रहे हैं कि ट्रिपल जीन वैरायटी और फार्मर इंश्योर करे कि उसके पास 100% ट्रेड प्योरिटी की ट्रिपल जीन वैरायटी मौजूद हो, 100% उसका जर्मिनेशन का सीड मौजूद हो, उसमें एक्सप्रेशन नॉर्मल हो, उसमें ट्रेड यूनिफॉर्मिटी ठीक हो, तो अच्छी क्वालिटी का सीड हो और अच्छे सोर्स से वो लिया जाए। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जो अब सीड है, सीके की जब हम बात करते हैं या हम टेक्नोलॉजी ट्रिपल जीन की बात करते हैं तो हर बंदे ने वो सीड बनाया हुआ है, लेकिन वो हर किसी की ये हर किसी का मैं वो पावर नहीं है, हर किसी के पास वो सिस्टम नहीं है कि वो एक अच्छा टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट वो तैयार कर सके। तो फार्मर्स के लिए हमारी रिकमेंडेशंस ये थी कि जो अच्छे और टॉप के हमारे ग्रुप्स हैं जो कि बड़ी बड़ी हमारी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं, 2-3 पब्लिक सेक्टर में और 2-3 प्राइवेट सेक्टर में, उनको प्रेफर करें फार्मर, खासतौर पर बड़े फार्मर उनको प्रेफर करें ताकि टेक्नोलॉजी की प्रॉपर टेस्टिंग भी हो सके और टेक्नोलॉजी को प्रॉपर यूटिलाइज भी किया जा सके। और टेक्नोलॉजी में खामियां, ये नहीं है कि एक टेक्नोलॉजी 100% फुल प्रूफ भी है, खामी हो सकती है, कहीं ट्रेड प्योरिटी का इशू हो सकता है, कहीं एक्सप्रेशन का इशू हो सकता है, मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं चूंकि ऑप्टिमाइज्ड नहीं है अभी हमारी टेक्नोलॉजी। हमारे जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं वो अभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो थोड़ी सी स्लो स्पीड से काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है हमें फंडिंग के और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं। मल्टीनेशनल कंपनी जिस तरह टेक्नोलॉजीज के इश्यूज को रिजॉल्व कर सकती है, हमारे पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट इस चीज को कर रहे हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जो जो वक्त के साथ ये चीज ठीक हुई, रिफाइंड हुई हैं चीजें। सीकेसी आप देखें कि सीकेसी 1 से शुरू हुई है, 2, 3, 4, 5, अब आपके पास 7, 8 और आगे अच्छी मीन हर साल में उसमें रिफाइनमेंट आती आ रही है। तो हमारी जो पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट्स हैं, कैम्प है, बड़ा अच्छा और बेहतरीन उन्होंने काम किया है, हमें लोकल टेक्नोलॉजी अवेलेबल की है। और प्राइवेट सेक्टर खास तौर पे हमारे पास 2-3-4 कंपनियां हैं, मैं नाम भी ले लूं तो उनमें हर्ज नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया है बायोटेक्नोलॉजी में, सीड में बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया है। तो लोग उन मेजर ग्रुप्स को जो टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, जिनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जिनके पास लैब्स हैं, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, बजाय इसके कि हर कोई उसको बना के लेता फिरे और बेचता फिरे, तो फार्मर थोड़ा सा ये देखें कि कहाँ से अच्छी क्वालिटी का सीड उसके पास अवेलेबल हो सकता है और वहां से वो सीड प्रोक्योर करके उसको लगाएं। तो ऑप्शन यही है। जो मीन कहने का मकसद ये था कि जो फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट द कॉटन पेस्ट वो टेक्नोलॉजी है, सीड बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जिसको हम ट्रेड टेक्नोलॉजीज कहते हैं, जिसको हम सीकेसी टेक्नोलॉजी फॉर द टाइम बिंग पाकिस्तान में या ट्रिपल जीन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जब आपके पास फील्ड में लगी हुई है तो अब नेक्स्ट ये है कि इस टेक्नोलॉजी को आपने यूटिलाइज कैसे किया है। अगर इसमें ग्लाइफोसेट टॉलरेंस की टेक्नोलॉजी थी तो मैं ये देखता हूँ कि बाज़ औक़ात फार्मर सीकेसी लगा लेते हैं और ज़हन में क्या होता है, मीन बेचने वालों ने डाला हुआ है पिंक फ्री, तो अब ना ही उन्होंने ना वो ग्लाइफोसेट यूज करते हैं और ना ही वो पेस्टिसाइड यूज करते हैं इन केस के उसके ऊपर पिंक बोलवर्म आ जाता है। तो ये जो पिंक फ्री वाला आइडिया ये सिर्फ सेल्समैन का आइडिया है फॉर द टाइम बीइंग।
पिंक फ्री, अगर मैं एज ए साइंटिस्ट इसकी बात करूं तो एब्सोल्युटली नॉट कहूं कि वो भी ठीक है। तो उसकी वजह ये होती है कि अगर पिंक फ्री है भी तो फार्मर क्यों अनकॉन्शियस रहे इस चीज से कि मेरी प्लांट के ऊपर अटैक नहीं होगा पिंक बोलवर्म का। फार्मर को हर वक्त कॉन्शियस रहना चाहिए, किसी भी सीके सीड, अच्छे से अच्छे सीड, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी के ऊपर पिंक बोलवर्म का अटैक हो सकता है। हाँ, टॉलरेंस के लेवल मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जो ही अगर कहीं अटैक हो तो फार्मर ने उसके अगेंस्ट रिएक्ट करना है। डॉक्टर और साहब उसके बाद उसका प्लांट प्रोटेक्शन सिस्टम उसके पास सेफ होना चाहिए, मेडिसिन उसकी जो पेस्टिसाइड्स हैं वो होनी चाहिए, स्प्रे की अरेंजमेंट होनी चाहिए, लेबर होनी चाहिए, ताकि जो ही अटैक की नजर है तो फौरन उसके ऊपर स्प्रे करें। आंखें बंद करके सेल्समैन की बात पे ये बिलीव ना करे कि ये पिंक फ्री टेक्नोलॉजी है तो और सारी की सारी पिंक फ्री है। तो एक रिलायबल सोर्स से जब आप लेते हैं तो उसमें आप थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं कि एक रिलायबल सोर्स से है, उनके पास बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, लैब्स हैं, सीड प्रॉपर तरीके से टेस्ट होके आया है, तो वो उसमें सूरत हाल और होगी। लेकिन जो हमारे यहाँ जो मोर देन 80% सीड पर एप सेल हो रहा है उसमें थोड़े से इश्यूज हैं, तो फार्मर इस चीज पे बिलीव ना करें पिंक फ्री वाले सिस्टम के ऊपर। वो अपने प्लांट प्रोटेक्शन सिस्टम को हमेशा के लिए रेडी रखें और उसको जब भी मीन पेस्टिसाइड पेस्ट का थोड़ा सा भी अटैक होता है तो उसको रिएक्ट करें और उसको कंट्रोल करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, और आपने बड़ी तफसील से इसका जवाब दिया। मैं अक्सर ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करता हूँ कि ये जो बीटी वाला जो मेथड है ये हमारी लॉस्ट रिजॉर्ट है, ठीक है जी, इसको हमें जेब में रखना चाहिए, इसको शुरू में नहीं इस्तेमाल करना है। शुरू में अगर हमारे पास वो क्या कहते हैं कि पैराडोल या पैरासीटामोल से बात चल जाती है, थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन उस पर जो है नेक्स्ट स्टेज पे जाना होगा। मेरे ख्याल में इसमें डॉक्टर जवेद साहब से पूछते हैं कि अक्सर हम ये सुनने में आता है कि फार्मर को अपना थोड़ा सा रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई करना होगा कि कौन सी सिर्फ सारी बीटी वैरायटी ना लगाए, साथ कोई और वैरायटी भी लगाए। डॉक्टर जवेद साहब जरा इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि इसकी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई चीज मिस कर दी जैसे आपने शुरू में बताया था तो फिर सारे का सारा आप लॉस कर देंगे। जी डॉक्टर जवेद साहब। जी डॉक्टर साहब। इसमें डॉक्टर साहब ने तो बड़ा डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन किया है, तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर तुषार मलिक साहब से हम भी बड़े मोटिवेट होते हैं, हमेशा बड़ी लर्निंग रहती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो इस वक्त जो बात है ना, प्लांट प्रोटेक्शन की इतनी इश्यूज नहीं है पाकिस्तान में। जो कॉटन के सबसे बड़ा जो इशू है सप्लाई चेन का है। सीड की जो सप्लाई चेन है वो बिल्कुल है ही नहीं हमारे पास। जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो 80% जो वो सीड है कि जो जिसका कोई पता ही नहीं है कि कहाँ से आ रहा है, उसका कोई सोर्स का भी नहीं पता। इवन ये अलमिया ये है कि हमारे जो मिनिस्ट्री में या हमारे जो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट है वो खुद बता रहा है कि हमारे पास जो सप्लाई हो रही है सीड की वो ओनली 20% जो सीड है, मैक्सिमम जो है वो हम सर्टिफाइड दे रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सारे काम की जरूरत है, जिसके लिए डॉक्टर साहब आई थिंक हर वक्त काम में लगे होते हैं और ये हमेशा कोशिश करते हैं अपने अदारों के थ्रू, और हम भी इंशाल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे मजीद कि हम इस जो हमारा सप्लाई चेन है जो सीड का उसको बेहतर कर सकें। क्योंकि जब भी कोई एक टेक्नोलॉजी तो आ गई है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को जब तक आप पहुंचाएंगे नहीं फार्मर तक, एज सच वो कभी भी वो वहां पर फील्ड में नहीं परफॉर्म कर सकेगी। क्योंकि उसके नाम के ऊपर बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो नारे लगा रहे हैं पिंक फ्री के, एग्जैक्टली ये कुछ भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमें जो उस टेक्नोलॉजी के प्रॉपर जो उसका सिस्टम है उसके थ्रू लेकर आना चाहिए। उसका पूरा प्रोसीजर है हमारा कि किस तरह वो सीड जो है ना वो BNS होगा, फिर बेसिक सीड होगा, बेसिक से फिर सर्टिफाइड सीड होगा, उसकी पूरी जो है पेडिग्री जो है ना वो होगी। इसके साथ साथ हमारे जो अब सीड एक्ट जो है वो अप्रूव हो चुका है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, जिसमें DNA प्रोफाइलिंग के थ्रू हम एक वैरायटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि प्लांट प्रोटेक्शन के लिए तो हमारे पास बहुत अच्छे अदारे भी मौजूद हैं, पेस्टिसाइड बेतहाशा आ चुकी हैं। उसके साथ साथ ये है कि जो काश्तकार देख रहा होता है कि जब उसको फसल का रेट मिल रहा है तो काश्तकार स्प्रे करता है। जो हमारे जो दोस्त अभी जो सवाल कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा जब एरिया पर लग जाए तो पेस्ट ज़्यादा आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, हमें पास की डिमांड बहुत ज़्यादा अभी चाहिए। इस वक्त जो है पिछले साल जो डिमांड थी हमारी पाकिस्तान की 16 मिलियन बेल्स थी, जो कि हमने जस्ट जो प्रोडक्शन हमने की है वो 7.4 के ऊपर आए हैं। तो यानी कि 50% जो कॉटन प्रोडक्शन है अभी तक पाकिस्तान हमारे डोमेस्टिकली हम कर रहे हैं। तो अगर अगले साल हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर पहुंच जाएंगे, जो इस वक्त गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है मिनिस्ट्री ने वो 11 मिलियन बेल्स का है।
तो फिर भी हमें जो है ना वो ये कपास हमें कम पड़ रही है। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी जो है कपास जो है ना ये एक्सेस हो जाएगी। ये हमारे कपास रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। तब जाके मसला होता है जब आपकी डिमांड कम हो और फसल ज्यादा हो जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, रेट फार्मर को अच्छा मिलेगा और फार्मर जो है उसके ऊपर पूरी जो है ना अपनी जितनी भी खर्चा है वो करेगा और वो कपास को बचाएगा। इंशाल्लाह कपास की जो पैदावार है उसको ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा। जैसा कि लास्ट ईयर जो हमारी यील्ड थी पर एकड़ वो कई सालों बाद दोबारा बढ़ी है। उसकी मेन वजह यही थी कि अच्छा रेट मिला, काश्तकार ने उसके ऊपर तवज्जो दी है। और बहुत सारे ये जो गैप्स हैं सप्लाई चेन के, अच्छा सीड के, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर के, इसके ऊपर जो है ना वो काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके ऊपर लगे भी हुए हैं काम करने के लिए हमारा पूरा तारा डॉक्टर तसव्वुर मलिक साहब जो है, इसके साथ हमारे जो मिनिस्ट्री है और इसके साथ मिनिस्ट्री में ये है कि पीसीसी जो है उसका जो किरदार है उसके ऊपर भी बहुत सारा काम हो रहा है। इसकी रिस्ट्रक्चरिंग करके कॉटन अथॉरिटी जो है वो बन रही है। मैं समझता हूँ कि ये वो चीजें जो इसको बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगी इंशाल्लाह, ताकि हमारे जो काश्तकार के उसको अच्छा सीड जो है, क्योंकि सीड ही बुनियाद है। जब सीड उसको अच्छा नहीं मिलेगा तो वो अपनी पूरी फसल का दारोमदार जो है ना वो किस तरह उसके ऊपर करेगा। तो सीड अच्छा मिलना ये बहुत जरूरी है। अभी भी काश्तकार को ये पैगाम है कि जो अच्छे अदारे हैं, जो कंपनीज हैं जिनका सिस्टम बना हुआ, जिनकी लेबोरेटरीज हैं, जिनके अपने फॉर्म्स हैं, जिन्होंने अपने एग्री ग्रेजुएट्स रखे हुए हैं जो कि उसको लुक आफ्टर करते हैं, उन कंपनीज को वहीं से जो है ना वो सीड अभी लें, ताकि काफी हद तक जो वो सीड जो है अच्छा सीड जो है ना वो मिलेगा इन अदारों से। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जवेद साहब, आपने तफसील से बताया। वो बात ही सीड से शुरू होती है, बीज है तो बीज से अगली जो है पूरी उसकी नस्ल बनती है। और जो अभी जो उसमें जो अच्छे अपने जो इसमें अच्छी खसूसियात शामिल की हैं, अब वो नायाब 78 बहुत अच्छी वैरायटी थी लेकिन आज के मौसम के लिए ठीक नहीं है, ठीक है जी। वो उसका टाइम गुजर गया। तो अब ये है कि वो मतलब जिम्मेदार की ये मतलब समझ रखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, आज का बहुत अच्छा सेशन रहा। मतलब ये हमेशा साबी की कोशिश होती है कि हम जो है ना अपने जिम्मेदारों को ये बात वहाँ तक पहुँचा सकें। रिसर्च में बहुत काम हो रहा है, ये नहीं है कि रिसर्च बिल्कुल, चूँकि एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए पिछले सालों साल की मेहनत चाहिए होती है। और ये पीसीसी अदारा जो है ये तो पाकिस्तान बनने से पहले का है, तो इनकी माशाल्लाह बहुत एफर्ट है। इनके साथ सीसीआरआई है, फिर पूरा कॉटन का सिस्टम है पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल में मैं चूँकि आज की ज़्यादा डिस्कशन हमारी बड़ा लोकल पे थी, लेकिन चैलेंजेस ग्लोबल हैं, बड़े लेवल के हैं। तो हमने स्टार्ट किया था बहावलपुर से। बहावलपुर एक नया बेल्ट डेवलप हुआ है स्पेशली कॉटन के हवाले से। तो वापस अभी हमारे जो मज़ीद मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब की तरफ आते हैं और फिर आज के सेशन को क्लोज करते हैं। अगर किसी भाई ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी हाथ खड़ा करें ताकि मैं क्वेश्चन आपका ले लूँ, इससे पहले कि मैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब की तरफ जाऊँ, वो इसको जो है अपने कमेंट्स दें और फिर हम सबर साहब से फाइनल वर्ड्स लेके इसको क्लोज करते हैं। तो बहुत शुक्रिया। एनी क्वेश्चन जी, किसी तरफ से कोई क्वेश्चन आ रहा है? मैं देखूँ फेसबुक से है कोई क्वेश्चन? नहीं, फेसबुक से नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं है जी। मलिक यूसुफ साहब आपकी तरफ आते हैं तो आप ज़रा क्लोजिंग रिमार्क्स दें और आपका अदारा क्या, क्योंकि आप उस रीजन में मौजूद हैं, आपके पास फार्मर आ सकते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन हो आपके पास आए, ज़राअत वाले इदारों के पास जाएं, ज़रा इसके बारे में बताएं। और एक चीज़ स्पेसिफिकली बताएं आईपीएम के बारे में, जिससे कहते हैं ना मरबूत तरीका, जिसके तरीके से हम जो है ना अपनी फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाएं, आईपीएम, उसके ऊपर बात करें। तो मैं अभी डॉक्टर सवर साहब से बाद में क्वेश्चन पूछूंगा सस्टेनेबल कॉटन के ऊपर, वो बाद में। डॉक्टर साहब आप थोड़ा रेडी रहिएगा सस्टेनेबल कॉटन के बारे में। तो जी यूसुफ साहब सर। जी मलिक साहब। जी सर, बीच में ना मेरी इंटरप्शन आ रही थी इधर। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था कि आप आईपीएम के बारे में जरा कुछ बताइए, और स्पेशली जो कि ये आपका एक एरिया जो है चोलिस्तान वाला, ये बिल्कुल न्यू एरिया है, वर्जिन लैंड है, जहाँ से हम जो है इंशाल्लाह अगले साल, हमें अभी ये प्रोग्राम लेट किया, हमने ये चाहिए था जनवरी में करना, ताकि जो है ना पहले से प्रिपेयर होते थे। इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा। तो कॉटन एक हमारी प्रायोरिटी क्रॉप है सावी की, सावी ने सर। एग्जैक्टली सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बोलिए सर। जी सर, एक तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने तो सारे स्टेक होल्डर को जो है ना इकट्ठा कर दिया, जिसमें डॉक्टर जावेद साहब हैं, डॉक्टर तसव्वुर साहब हैं
और मैं बड़ा कीनली इनका सुन रहा था, क्योंकि जाहिर है इनकी एक्सपर्टीज़ हैं। हमारा काम सर ये है कि ये बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब को भी पता है, डॉक्टर साहब कई दफ़ा आए हैं, और ये मतलब बालगा राय की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी ये ड्यूटी में शामिल है, फ़राइज़ में है कि गो कि हमारा मैंडेट तो है एरिड जोन का, बाकी क्रॉप्स पे भी, लेकिन कॉटन पे मेरे पास ज़्यादा फार्मर्स आते हैं। हम लिंकेजेस करते हैं इनकी सीड के साथ भी और एक्सपर्ट के साथ भी। तो इसमें डॉक्टर साहब की भी हमें हमेशा से सपोर्ट रही है, और बाकी सारे कोलीग्स की, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट की। और हमारा ये फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारा एरिड जोन पुलिस्तान में मतलब इसको कह लें कि हम उनकी बिल्कुल फ्रंट लाइन पे हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो कोशिश होती है कि किसान की जो भी कॉटन से रिलेटेड या किसी भी क्रॉप से रिलेटेड किसान के जो मसाइल होते हैं, अब जैसे कि ये पानी का मसला आया हुआ है, तो हमने अपनी पूरी आटमोस्ट कोशिश की है कि ये ईवानों तक सोशल मीडिया के जरिए हमने ज़रूर पहुंचाया, और उससे हम उम्मीद भी हैं कि जिस पे जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने इस लेवल पे किया है कि हंगामी मीटिंग बुला लें। तो इसको मैं IPM पे आता हूँ कि ये मेरा एक पसंदीदा सब्जेक्ट भी है, और मेरी ये कोशिश भी रही है, और ये मेरा एक ड्रीम भी है कि इंशाल्लाह वो दिन आए कि जिसमें हम कॉटन भी और हमारी वेजिटेबल्स भी, हमारे फ्रूट भी, कि जिस पे हम जहरों का इस्तेमाल कम से कम करें। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये नहीं है कि हमने जो है ना बिल्कुल हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास बायोपेस्टिसाइड्स का, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया, और कुछ उसमें रजिस्टर्ड भी हैं, कुछ हम उस पर ट्रायल भी कर सकते हैं, और हमारे पास उसका रॉ मटेरियल चोलिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है। नीम का ये पोटेंशियल एरिया है, अक का ये पोटेंशियल एरिया है, कौड़तुमे का ये पोटेंशियल एरिया है। ये सारी चीज़ें कुदरत ने हमारे चोलिस्तान डेजर्ट में वाफिर मिकदार में रखी हुई हैं, जो बायोपेस्टिसाइड का रॉ मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर कहीं मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारी क्रॉप मरने के करीब है या इतना ज़्यादा इफेक्ट हो गया है, तो फिर उसमें आप 1 या 2 स्प्रे कर सकते हैं। हमने कोशिश की है, डॉक्टर साहब को भी इस चीज़ का आइडिया होगा। PRC ने इसमें बहुत ज़्यादा लीड ली। PRC ने कंट्री लॉन्ग IPM प्रोग्राम यहाँ पे रन किया, ना सिर्फ पंजाब में, सिंध में, KPK में, और वो फिर रेप्लिकेट किया। हमने वो मॉडल दे दिया एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को PRC ने। तो उसमें उस टीम में हम भी एज ए स्टूडेंट उसमें शामिल रहे। तो IPM के हवाले से मैं फिर उसी मकसद, क्योंकि ये बहुत डिटेल पे चला जाएगा, आपने कंक्लूड करना है, ऑलरेडी टाइम भी ज़्यादा हो गया और आपके और भी एक्सपर्ट बैठे हैं। तो मैं किसानों से ये गुजारिश करूँगा कि आपने बगैर देखे स्प्रे नहीं करनी। आपने अपनी क्रॉप को जो है ना, मेरी पहले बात हो रही थी कि वीक के बाद विजिट करें, मैं तो कहता हूँ कॉटन को आप डेली विजिट करें, इसको इबादत समझ के विजिट करें कि नमाज के बाद आपने अपनी फसल को ज़रूर देखना है। और जब तक ये आपका ETL लेवल में भी बहुत सारे जो है ना मुख्तलिफ स्टैंडर्ड हैं, और ये कभी भी हमने इस पे नहीं मुतफिका हुए कि जी हम मतलब हमारा इतने पेस्ट हैं, इतने हैं। मैं ये कहता हूँ कि कम से कम स्प्रे करें और उससे जो है ना बचें, और इसमें आपका अपनी इकोनॉमी यानी अपने पैसे भी बचा लेंगे, और अपनी जो है ना फसल को भी जहर आलूद होने से बचाएंगे। और इसका स्कोप है, हम ये कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने ये इकोनॉमी वाली बहुत अच्छी बात की, जो कि वो कहते ना पंजाबी च आखिर जिस तरह कि जेब च आने डठे कि नहीं, जेब च आने पे कि नहीं। आने तभी बचेंगे कि आप खर्चे कम करेंगे, ठीक है जी। हमने सेंसेबल होकर करना है। मैं अपने पेस्टिसाइड भाइयों के कतन खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो भी थोड़ा सा ख्याल रखें कि जो अगर जहर को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो हमारे कीड़ों के अंदर वो मदाफत पैदा होगी। तो जहरों के जो मालिक्यूल हैं करोड़ों अरबों रुपए लग के बनते हैं, वो मालिक्यूल रोज नहीं बनते। एंटीबायोटिक एक दफा बनती है, कितने साल चलना होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा सोच समझ के इस्तेमाल करें, अपने इंसेंटिव के पीछे ना जाएं। तो चलें जी, अभी डॉक्टर सवर साहब के पास आते। सर, डॉक्टर साहब आप बताइए, सस्टेनेबल कॉटन जिसकी हम पूरी दुनिया बात करती है, इसके बारे में मतलब आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है और किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? पाकिस्तान किस तरह स्टैंड करता है दुनिया में? बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका, थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। प्रोडक्शन डेफिनेटली किसी भी क्रॉप की प्रोडक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर हम प्रोडक्शन को एनालाइज करें, अगर आप पाकिस्तान की 4 मेजर क्रॉप्स जो हैं, वीट, मेज, राइस और शुगर केन, इनका प्रोडक्शन का चार्ट देखें तो आपको इसमें कम से कम एक स्ट्रेट लाइन नहीं तो एक एरे जरूर नजर आएगा।
जो कि मीन ज्यादा स्टीप या ज्यादा अप्स एंड डाउन उसमें नजर नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप क्रॉप की, कॉटन क्रॉप की प्रोडक्शन का अगर आप प्रोडक्शन चार्ट देखें तो वो इस तरह नजर आएगा जैसे हमारे यहाँ बिजली होती है 100 वोल्ट पे और फिर 240 वोल्ट पे और फिर जला के क्रॉप को तो फिर चली जाएगी 80 वोल्ट पे और फिर 150 वोल्ट पे, और इस तरह का क्रॉप ना। तो अब 2 सालों में देखें हमें गलबन 96 में और फिर ये 17-18 में 2 इयर्स हमारे जो है टॉप प्रोडक्शन ईयर्स थे, जिसमें अराउंड 14 मिलियन बेल हमने टच किया है प्रोडक्शन को। लेकिन उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो हम ऑलमोस्ट हाफ से भी नीचे आ गए हैं। अब 7.5 मिलियन बेल और 8 मिलियन बेल पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, आप यकीन करें शर्म आती है कि जिस जगह एक चीज ना हुई हो ना तो वो और बात होती है। मीन एक वो चीज जो हमने गेन किया हुआ है, एक पोटेंशियल हमने गेन किया हुआ है, तो उसको हम सस्टेन क्यों नहीं कर सके। चलो आई मीन ये होता है कि 10% कम हो गया, 15% कम हो गया, 20% कम हो गया, लेकिन फिर गेन हो गया और 5% गेन भी हो गया। जो आपका टॉप टॉप अचीव टारगेट है 14 मिलियन बेल, तो उससे 14.2 हो गया, 14.1 हो गया, 14.3 हो गया। तो मीन एक नॉर्मल एरे से चलना चाहिए। लेकिन और यही टारगेट है जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है और सस्टेनेबल कॉटन प्रोडक्शन है, वो यही डिमांड करती है कि आपने सिर्फ कॉटन प्रोड्यूस ही नहीं करनी, उसको सस्टेनेबल रखना है। और ये ना सिर्फ कंट्री के टारगेट हैं, न सिर्फ रीजन और वर्ल्ड के टारगेट हैं, ये फार्मर्स के भी टारगेट हैं। फार्मर एक साल 30 मन ले लेगा और अगले साल 7 मन ले रहा हो, 8 मन ले रहा हो, और फिर मुसलसल कई साल ऐसे 8, 9, 10, 11, 12 पे अटका रहे, फिर 6, 7, 8 साल बाद जाके फिर वो चला जाए 25 मन पे और 30 मन से और फिर वापस आ रहे, तो डेफिनेटली ये जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है ये ठीक नहीं है, अनएक्सेप्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू दी सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्री के लिए भी जब चूंकि हम इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, तो अगर ये प्रोडक्शन सस्टेनेबल नहीं है, तो अगर तो कोई खाने पीने की चीज है वो और बात है। मीन गंदम है तो चलो अगरचे वो भी अफोर्ड नहीं होता, 1 मिलियन टन भी ऊपर नीचे होता है तो पूरे मुल्क में आप देख लें क्राइसिस हो जाता है। अच्छा, रिक्वायरमेंट पूरी, इवन आपकी जो टोटल रिक्वायरमेंट होती है वीट की वो पूरी होती है, 24 मिलियन टन होती है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं 1 मिलियन टन के, सिर्फ वो कम होते हैं। मीन आपके सिर्फ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स 1 मिलियन या 1.5 मिलियन टन की बजाय 500,000 टन है। उस सूरत हाल को मार्केट इतना बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट करती है कि पूरी कॉम क्राइसिस में आ जाती है, और पिछले साल में हमने देखी है वो सूरत हाल। तो कॉटन में भी यही है, चूंकि अब इंडस्ट्रीज हैं सारी की सारी इंडस्ट्रीज, अब इंडस्ट्रीज ये सपोज कर रही होती हैं, वो सारे के सारे बिजनेसमैन हैं, वो ये सपोज कर रहे होते हैं कि जिस तरीके से इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट बनती है उसी कॉन्स्टेंसी के साथ, उसी स्टेबिलिटी के साथ एक तो मार्केट में नहीं आती अनलकीली उस तरीके से। तो हमारा जो प्रोडक्शन के बाद, प्रोडक्शन के साथ ही जो सबसे बड़ा हमारा टारगेट है वो सस्टेनेबल कॉटन प्रोडक्शन का है, और ह्यूमन फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली, नेचर फ्रेंडली कॉटन जो है उसको हर सूरत में हमने प्रमोट करना है, और उसकी एक्टिविटीज भी हमारे साथ आती हैं। थोड़ा सा सुबह ऑर्गेनिक कॉटन का डिस्कस भी हुआ है। आई विश के नेक्स्ट टाइम एक आध एक्सक्लूसिव प्रोग्राम जो है हम सस्टेनेबल कॉटन पे और ऑर्गेनिक कॉटन पे एक रखें कि पाकिस्तान उस सिस्टम में कहाँ पे एग्जैक्टली लाइक कर रहे हैं। मैंने पिछले 2-3 साल से मैं WWF के साथ, KPMG के साथ जो कि कंसल्टिंग फर्म है कराची की, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ उनके साथ। तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इंशाल्लाह मैं आपको उसको डिटेल के साथ आपसे शेयर करूंगा, और फार्मर्स को हम प्रॉपर गाइड करेंगे कि कैसे इस सिस्टम से वो बेनिफिट उठा सके। तो आई थिंक आज के सेशन के लिए काफी योग्य है, तो इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। हमने 2 घंटे हो गए तकरीबन अपने मेहमानों को बिठाया हुआ है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का। और मैं आज की इस बड़ी शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि हम चाहते थे कि जो कि इतना हार्ड टॉपिक है और आपने अगर इस मुल्क की खिदमत करनी है, हमें जो गुर्बत से निकालना है, तो कॉटन हमें निकाल सकती है। इस एक फसल की वजह से पाकिस्तान तकरीबन 21 से 22 डॉलर जो है, 21 से 22 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट होती है आपकी। तो 1 बिलियन डॉलर लेने के लिए कितनी कितनी जगह जाना पड़ता है। तो इसलिए पाकिस्तान को अगर हमने सरवाइव कराना है तो ये फसल के वो हमने जो है, जैसे डॉक्टर मलिक यूसुफ साहब ने कहा, कॉटन पे काम जो है इसको इबादत समझ के करें।
तो कॉटन तो ऐसी फसल है, ये जब बच्चा पैदा होता है तो कॉटन के कपड़े में लिपटता है, जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो फिर कॉटन के कपड़े में जाते हैं। तो ये कॉटन की खिदमत करना ये एक किस्म का हमारा सदका जारिया है। तो हम अल्लाह के इस फजल को, अल्लाह की जो नेमत है, हम इसका शुक्रिया अदा कर। और जो आपने बात की ना कि इसको बड़े एहतियात से इसको समझने की जरूरत है, इसकी ग्रानोमी समझने की जरूरत है। सिर्फ वैरायटी टॉप लगा के आप मसले का हल नहीं निकाल सकते, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है। ऐसे ही है ना कि जी आप कहेंगे कि BMW या ऐसी अच्छी कार जो है मैं खड्डे वाले इलाकों में ले जाऊं तो वो नहीं चलेगी। तो आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, तो इसलिए थोड़ा समझें। हमारा जो सावी का जो प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर पूरी सीरीज बनी हुई है कॉटन की, जो गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस के अंदर इन कीड़ों को समझें, कीड़ों की नोयत को समझें। इंशाल्लाह एक हम इवेंट मेरे ख्याल में नेक्स्ट हफ्ते तक, डॉक्टर साहब नेक्स्ट हफ्ते आपकी अवेलेबिलिटी हुई तो हम ऑर्गेनिक कॉटन पे प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते पे बैठक उस पर करते हैं इंशाल्लाह। तो इसी इन्हीं कलमात के साथ लास्ट वर्डिंग मेरे ख्याल मलिक यूसुफ साहब आपके साथ, चूंकि आप डॉक्टर साहब आ गए हैं एक्सपर्ट, एज एन एक्सपर्ट, आप एज ए टेक होम मैसेज क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब आप टेक होम मैसेज दे दें और फिर हम जो है ना आज की मीटिंग को क्लोज करते हैं। बस सर इसका टेक होम मैसेज यही है कि हम पर उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह हमारे मुल्क में कॉटन की रिवाइवल का ये साल है। गो के बड़े मसाइल हैं जिसमें पानी का और हीट वेव का है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें हमारे हौसले हमारे किसान के बुलंद हैं और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमें एक अच्छी उम्मीद की जा सकती है कि हम अच्छी क्रॉप लेंगे एट द एंड से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके साथ जो आपके साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं, जी जी जो कमेंट देना चाहें। जी डॉक्टर साहब, ये माशाल्लाह आपने बहुत ही अच्छी कवरेज की है और मुझे भी लग रहा है जिस तरह एक दौर था कॉटन का लेट 90s का और अर्ली 2000 के डिकेड का, तो ये जो साल है ये उसके लिए ब्रेकिंग ईयर होगा। और कॉटन की रिवाइवल में जितनी दिलचस्पी मैंने जिम्मेदारों में देखी है, जिस तरह हमारे कैरियर के स्टार्ट में, यानी जो मैंने सालों का जिक्र किया है एंड 90s और स्टार्ट 2000 के, तो उस वक्त का पैशन मैंने जिम्मेदारों में देखा है कि कॉटन की प्रोडक्शन हासिल करने के हवाले से, और जो उनका फोकस है, जिस तरह वो डिसहार्ट हो चुके थे, अब वो पिछली दफा रेट अच्छा मिलने और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो उनको वेदर की कंडीशन अच्छी मिली है, उस वजह से वो होपफुल हैं, दे आर गोइंग फॉर देयर बेस्ट इंशाल्लाह। ये भावलपुर डिवीजन में चोलिस्तान का खिता भी भरपूर कंट्रीब्यूट करेगा। और आपका ये जो आज का प्रोग्राम है, इसने यूं कहें कि कॉटन की जो कैंपेन थी उसको 4 चांद लगा दिए हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तमाम एक्सपर्ट्स का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इन्हीं दवाइया कलमात के साथ मैं हमारे जितने भी मौजूद मेहमान थे, खुसूसी तौर पर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब, डॉक्टर मुमताज़ साहब, डॉक्टर सबर मलिक साहब, जिनको मैंने बिल्कुल लास्ट मिनट पे कोई वार्निंग कोई कुछ नहीं कहा, उनको मैंने रिक्वेस्ट की। मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा मेरी लास्ट कॉल पे आते हैं। और डॉक्टर जवेद साहब बड़े भाई हैं, ये हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। और हमारा ये काम है कि दिया से दिया जलाना, ठीक है, एज ए नॉलेज सेंटर, नॉलेज कंपनी, हम तालीम को, इल्म की फ़रोग चाहते हैं, ठीक है जी। तो और दयानतदारी करना चाहते हैं, ठीक है। ऑनेस्टी आएगी तो अल्लाह मियाँ का जो है मतलब फजल भी आता है। ऑनेस्टी लेके आए, अपनी प्रैक्टिस में ऑनेस्टी लेके आए, ठीक है जी, अपनी डीलिंग में ऑनेस्टी लेके आए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ज़रूर कामयाब होंगे। इसी दवाइया कलमात के साथ मैं शुक्रिया अदा कर। जवेद साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? सर आपने ऑन किया है, प्लीज प्लीज जी प्लीज आप कुछ बोलें सर, आपका माइक म्यूट है सर। जवेद साहब आपका माइक म्यूट है, आप म्यूट हैं सर। जय साहब आप म्यूट हैं, आप, हमें आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हैं जी। मैं सर जस्ट आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा था कि सावी जिस तरह से टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने में अपना किरदार अदा कर रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी के लिए सैटेलाइट को, इमेजरी को यूज करते हुए, ये सारी वो चीजें हैं जो कि पूरी दुनिया इसके ऊपर, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो हमसे बहुत अच्छी जो यील्ड ले रहे हैं, वो इसके ऊपर आ चुके हैं। तो आपने ये कंसेप्ट दिया सर, बहुत शुक्रिया आपका सर कि आप जिस तरह हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे काश्तकारों के लिए जो काम कर रहे हैं, वेल डन सर, अप्रिशिएटेड सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इन्हीं कलमात मैं इन्हीं थैंक यू आपका करता हूँ कि आप चूंकि स्टेक होल्डर हैं एप्टमा के, डॉक्टर शायद माशाल्लाह स्टार साहब, उन्होंने हमें उधर इस्लामाबाद में मुलाकात हुई थी। तो वी विल भी, हम बहुत खुश होंगे, हमें आप काम दें, हमें टास्क दें, कहें जी कि ये गाँव है, विलेज है, यहाँ पे आप जरा अच्छा कॉटन ग्रो करके दिखाएं। हम जाएंगे, हम हमारी अपनी टीमें वहाँ उतर जाएंगी इंशाल्लाह। जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो कि ये जमीन से शुरू होता है, सॉइल की, पानी से, ये छोटी छोटी थोड़ियाँ हैं,
छोटी छोटी थोड़ियाँ लगाएंगे तो इंशाल्लाह हम एक बड़े अच्छा सोना बना सकेंगे। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मेरी टीम मौजूद है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल करें, हमारे सोशल मीडिया पे जाएं, आप कोई क्वेश्चन हो वो पूछिए। हम अभी अपने आप को अनबायस्ड रख रहे हैं, हम किसी केमिकल को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम अच्छी प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहे हैं। जो अच्छा केमिकल है जिसका फायदा होगा जिम्मेदार को, हम जरूर उसकी बात करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि जिम्मेदार की जो है आमदन इंक्रीज हो। इसी आई वुड से इसके साथ ही मैं जो है आज की गपशप, इसको हम सावी गपशप कहते हैं, गपशप का सेशन जो है इख्तिताम पजीर होता है। तो मेरी उर्दू सॉरी थोड़ी सी आजकल उर्दू खराब हो गई है वलायत में रहते रहते। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज आपका। जस्ट वन मिनट प्लीज सर। जी सर। ये कि अभी अभी हमें खावर गर्देरी साहब ने भी ज्वाइन किया है कि इन्होंने बहुत लीड ली है चोलिस्तान में। तकरीबन ये कह लें कि कोई 800-900 एकड़ जो है ना, ये चोलिस्तान में फार्मिंग करने जा रहे हैं। तो इनको मैंने रिक्वेस्ट की थी, ये म्यूट पे बैठे हैं। अच्छा, तो इन्होंने भी ज्वाइन किया। अगर इनको जी जी किया सर, ये भी मतलब डिटरमिन्ड है कि हम चोलिस्तान में काटन ग्रो करके दिखाएंगे और अच्छी काटन ग्रो करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया, सॉरी माजरत, मैंने बीच में चुके भूल गया जी। खबर गई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत से माशाल्लाह मौजूद मेहमान और फार्मर हजरात, किसान भाई बहनें जो हमारे प्रोग्राम को देख रही हैं, जो सपोर्ट करते हैं, साहब आपका बहुत शुक्रिया जी। खबर साहब, हम आपसे आपका ज़रा एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे कि आप हमें बताइए कि चोलिस्तान में जो है फुटी की क्या पोटेंशियल है और इसमें आपका क्या किरदार रहा है। जी प्लीज खबर साहब, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लें अपने आप को, ये राइट पे बटन होता है। जी खबर साहब, जी खबर गर्देरी साहब। जी मतलब यूसुफ साहब, मेरे ख्याल शायद आप फोन करके पूछ लें, शायद उनको इशू तो नहीं आ रहा उसको अनम्यूट करने में, पूछ लें। चलें फिर आप इसको वाइंड अप कर लें मेरे ख्याल में शायद, हाँ जी, अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो आपके जरूर कमेंट्स लेंगे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में माजरत के साथ नेक्स्ट वाले सेशन में, अगले इस हफ्ते वाला जो प्रोग्राम है वो हमारा राइस पे है, तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह जो है हमारा कॉटन पे गेन होगा, वो फिर शाम की बैठक होगी रात को 8 से 9 बजे इंशाल्लाह वजीज। ठीक है, अब रमजान सीन खत्म हो गया है, तो रमजान के बाद हमने वापस उसी टाइम पे ले आए। तो बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब आपका भी अगेन, और डॉक्टर सवर साहब का, और दूसरी टीम के जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, रब रखा, अल्लाह हाफ़िज़।